दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों प्रश्न संख्या 336 तक हमने अपनी प्रश्न यात्रा को पूरा किया है और ये जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है ये 500 प्रश्नों की पूरी बनी हुई है। मतलब 500 प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें। इन प्रश्नों के जरिए हम अपने मध्यकालीन भारत को जानने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक हमने पूरा किया था और 337वें प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन है। संत शिव नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। विठोवा को विष्णु का अवतार माना जाता है और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य रूप से 4 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। मतलब जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चल रहा था वो 4 संप्रदायों में बटा हुआ था। आपको बताना ये है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प देख लीजिए और कथन भी देख लीजिए, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला वाला। इसमें सिर्फ पहला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं आइए देखते हैं। संत शिवनारायण का जन्म 1710 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। बलिया एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ईश्वर में इनका विश्वास नहीं था। ये ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। महाराष्ट्र का जो धर्म सुधार आंदोलन था या भक्ति आंदोलन आप कह लीजिए, उसमें वैष्णव भक्ति परंपरा जो थी वह एक शाखा के रूप में विद्यमान थी और विठोवा इसके मुख्य केंद्र बिंदु थे। ये जो वैष्णववादी भक्ति शाखा थी इसके केंद्र बिंदु के रूप में विठोवा को माना जाता है। ये विठोवा थे क्या? तो ये कृष्ण का अवतार थे, विष्णु का अवतार नहीं थे। और यहाँ दिया हुआ है कि ये विष्णु के अवतार माने जाते थे, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। हालांकि कृष्ण भी जो है वो विष्णु के ही अवतार है, राम और कृष्ण दोनों, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से कृष्ण के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा पर आश्रित था, इसलिए इस आंदोलन को पंढरपुर के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम है पंढरपुर का आंदोलन। और देख लीजिए, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? धरकरी हैं और वारकरी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाता है। दूसरा और तीसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है। इसके आधार पर हमने ए वाले विकल्प का चयन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 338 आपके सामने है और विकल्प भी आपको दिख रहे हैं। इस प्रश्न को देखते रहिए और चलिए पहले कुछ जानकारी कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं जो चैनल द्वारा चलाए जा रहे हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली मतलब संचालित की जाने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सभी कोर्सेज वर्तमान में चल रहे हैं। लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़कर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं और पूरा मार्गदर्शन एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं, बिना भटकाव के अगर पढ़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का जरिया ये कॉलिंग नंबर्स है, जो 2 नंबर मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ सूचनाएँ आपको मिल जाएंगी कैसे क्या करना है, मतलब पेमेंट कैसे करना है और कैसे उसे ज्वाइन करना है। ये सब टेलीग्राम ग्रुप है। और इसके अलावा एक और टेलीग्राम चैनल है, वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। वो पूरी तरह से निःशुल्क है, वो पेड नहीं है, वो निःशुल्क है। वहाँ पर आप ज़रूर जुड़ जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जुड़ने के आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। एक तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं वीडियो से जुड़े हुए या महत्वपूर्ण, वो सब आप तक समय से पहुँचते रहेंगे। और इसके अलावा जितनी भी अध्ययन सामग्री और जितनी भी सूचनाएँ आपको वहाँ मिलेंगी वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, मतलब उसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा YouTube पर कई चैनल चल रहे हैं। आप जानते हैं, एक तो पुराना वाला है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसके अलावा एक बैकअप चैनल है, बाद में बनाया गया है। एक करंट अफेयर का चैनल है जिसपे कि करंट अफेयर पब्लिश होता है, और एक और नया बन गया है। तो उनसे जुड़े रहिए, वीडियो देखिए। वीडियो पूरी तरह से निःशुल्क है, उसे लाइक और शेयर करते रहिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेंगे, उन्हें भी लाभ पहुँचाएंगे। अगर आप उन्हें मतलब वीडियो से नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक जगह रोक लीजिए और जहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ आपको नोट करनी है उसे नोट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका एक चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा, ऐसा नियम है। तो ये सब बातें थी। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 338। विठोवा संप्रदाय के महान गुरु थे। विठोवा संप्रदाय में जो महान गुरु हुए हैं उनमें 4 नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन लोग शामिल थे। तुकाराम, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव और नरसिंह मेहता। केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर सभी? तो इसमें 3 लोग हैं, तुकाराम हैं, ज्ञानेश्वर हैं और नामदेव हैं। नरसिंह मेहता इसमें शामिल नहीं है और इसके आधार पे हम बी वाले का चयन करते हैं। इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? बी वाला होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 339 को देखिए। प्रश्न आपके सामने है, भावार्थ दीपिका की रचना ज्ञानेश्वर ने की थी। भावार्थ दीपिका है क्या? तो ये एक तरह का टिप्पणी ग्रंथ है, मतलब कमेंट किया गया है। और किस पे कमेंट किया गया है? तो ये भगवत गीता पर कमेंट किया गया है, मतलब टिप्पणी लिखी गई है। ये भगवत गीता की एक टीका है और इसकी जो भाषा है वो मराठी है। ये मराठी भाषा में लिखी गई है ज्ञानेश्वर के द्वारा। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, एक नाथ को वारकरी संप्रदाय में विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। संत नामदेव को रहस्यवादी जीवन की दीक्षा ये संत ज्ञानेश्वर ने दी थी। तो देखिए, ज्ञानेश्वर को ये गुरु तो मानते थे, लेकिन रहस्यवादी जीवन की दीक्षा ज्ञानेश्वर ने दी थी अथवा नहीं, ये आपको सोचना है। और संत एकनाथ ने भक्त पुराण के 11वें भाग पर टीका लिखी थी। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। पहला बिल्कुल ठीक है, और अगर पहला सही है तो आप इसमें से किसी भी जो विकल्प है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब में एक मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आपको एक से ज़्यादा विकल्पों को यहाँ छांटना पड़ेगा। देख लीजिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहला और चौथा। पहला सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर का जन्म आलिंदी नामक ग्राम में, ये आलिंदी गांव जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ 1271 में हुआ था। ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय में विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। ये ज्ञानेश्वर को माना जाता है, और यहाँ दिया हुआ है कि एक नाथ को माना जाता है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत हो गया। और देखिए, संत नामदेव का जन्म पंढरपुर में हुआ था और आरंभ में ये डाकू थे, मतलब इनका जो शुरुआती जीवन था वो काफ़ी निकृष्ट और बुरा था। ये डकैत थे। बाद में ये सुधर जाते हैं, इनमें परिवर्तन होता है। इनके गुरु का नाम ज्ञानेश्वर था। और इसके अलावा देखिए, विठोवा खेचर नामक एक नाथपंथी ने, मतलब ये कनफटा था, इसने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा इन्हें दी थी। तो रहस्यवादी जीवन की दीक्षा देने वाला जो व्यक्ति था वो विठोवा खेचर था, ज्ञानेश्वर नहीं थे। तथा ईश्वर के सर्वव्यापी रूप से भी परिचय करवाया था, मतलब इसी व्यक्ति ने इनका ईश्वर के सर्वव्यापी रूप से परिचय कराया। सर्वव्यापी का मतलब है कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है, मतलब हर कण में, जो पृथ्वी पर मौजूद कण है उनमें ईश्वर की मौजूदगी है, ऐसा आभास कराया था। तो इसके आधार पर सी हो जाता है पहला और चौथा। दूसरा और तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 340 जो है ये बाबरनामा के बारे में है। आप जानते हैं ये बाबर की आत्मकथा है। यह मूल रूप से तुर्की भाषा में, मतलब पहले लिखी गई थी, और इसमें अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब तुर्की भाषा से, मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। इसका अनुवाद कई तरीके से हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फारसी से कह रहा है कि तुर्की से कह रहा है, किस भाषा से कह रहा है? मिसेज बेवरिज, लीडन, अर्स्किन और एल्किन, ये व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। इसमें से कौन सा होगा? केवल पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल पहला वाला। केवल पहला मतलब मिसेस बेवरिज, तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद, ये काम मिसेस बेवरिज ने किया था। व्याख्या देख लेते हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे कि तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। इसका सबसे पहले अकबर के समय में, मतलब मुगल काल में ही, अकबर के शासनकाल में फारसी में अनुवाद होता है। ये पायंदा के द्वारा किया गया। और बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ये सबसे पहले लीडन, अर्स्किन और एल्किन ने किया था। तो फारसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले ये लीडन, अर्स्किन और एल्किन थे। ये 1826 में हुआ था, लेकिन मिसेस बेवरिज के द्वारा इसका सबसे पहले मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये काम 1905 में हुआ था। तो ये कुछ जानकारियां थी, इसके आधार पर सिर्फ ए वाला सही होगा, मतलब केवल पहला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 341 को देखिए। बाबर के बारे में यह भी प्रश्न है। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा था। पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर का 8वां वंशज था। जिस समय इसके पिता की मृत्यु हुई उस समय इसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। यह केवल 8 साल का था। इसकी माता का नाम कुतलुग निगार था। तो चौथा तो बिल्कुल ठीक है, माता का नाम सही है। और बाकी जो कथन है उन पे देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात केवल चौथा। सिर्फ चौथा ही ठीक है और कोई इसमें सही नहीं है, न तो पहला न ही दूसरा और तीसरा। व्याख्या देखते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यहाँ जो पूरा नाम दिया है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा है, ये गलत है। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजन फरगना में हुआ था। ये फरगना में पैदा हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार था।
पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज था, और यहाँ दिया हुआ है कि 8वां था, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। पिता की ओर से ये तैमूर का 5वां वंशज था, मतलब 5वीं पीढ़ी का था, और माता की ओर से ये चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी का था, मतलब 14वां वंशज था। इसके अतिरिक्त 1494 में इसके पिता की जब मृत्यु होती है उस समय बाबर की आयु मात्र 12 वर्ष की रहती है। उस समय ये 12 साल का रहता है, तो यहाँ दिया हुआ है कि 8 साल की जो उम्र थी वो गलत हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में ही 8 जून 1494 को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठता है। तो ये कुछ बातें थी बाबर के बारे में, और इसके आधार पे हमने सी वाले विकल्प का चयन किया है। केवल चौथा इसमें सही है, पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 342 को देखिए। ये कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन है, देख लीजिए। सर ए पुल का ऐतिहासिक युद्ध ये 1499 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने पहली बार भारत और उसकी अपार संपदा के बारे में जानकारी एक बूढ़ी औरत से प्राप्त की थी, मतलब एक वृद्ध महिला थी, उससे जानकारी हासिल की थी। काबुल विजय से पहले बाबर पातशाह की उपाधि धारण करता था। काबुल की विजय से पहले बाबर पातशाह की उपाधि धारण करता था। बाबर ने समरकंद पे पहला आक्रमण 1496 में किया था। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, जो 4 कथन है कौन कौन सा ठीक है। तो देखिए, सर ए पुल का युद्ध ये किसके किसके बीच में होता है। इसमें बाबर पराजित हो जाता है और उसे मध्य एशिया जो क्षेत्र होता है उसे छोड़कर भागना पड़ता है। इसमें युद्ध जो था ये शैबानी खां और बाबर के बीच में हो रहा था। शैबानी खां बाबर को खदेड़ देता है और बाबर वहां से भागने के लिए विवश हो जाता है। इसका जो सन दिया है वो ठीक है अथवा नहीं, ये आपको पहचानना है। इसके अलावा दूसरा, तीसरा और चौथा भी इसमें है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा और चौथा। इसमें दूसरा सही है और चौथा सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला और तीसरा ये दोनों ही गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। सर ए पुल का ऐतिहासिक युद्ध ये 1502 में होता है बाबर और शैबानी खां के बीच में। सन गलत दिया था वहां पे। इस युद्ध में बाबर को शैबानी खां ने पराजित कर दिया था और मध्य एशिया से हमेशा के लिए खदेड़ दिया था। वहां से इसे हमेशा के लिए भागना पड़ा। इस युद्ध में शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध उज्बेगों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया था। ये तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल करके जीत जाता है शैबानी खां, और बाद में यही जो पद्धति है ये बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर अप्लाई करता है और इसकी वजह से बाबर की भी विजय होती है। और देखिए, 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद, कहने का मतलब है जीत हासिल करने के बाद, बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की, और इससे पहले वह मिर्जा की उपाधि से ही संतुष्ट था, मतलब वही पैतृक उपाधि वह धारण करता था जो उसे उसके पिता की ओर से मिली हुई थी। तो काबुल विजय के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण की है, और इसमें लिखा है कि पहले, तो ये पहले शब्द जो है ये इस वाक्य को गलत कर देता है। इसका मतलब क्या है, पहला और तीसरा गलत है। इसमें सही कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा, और इसके आधार पर सी वाला विकल्प सही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 343 को देखिए। यहाँ पर भी कुछ कथन है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस भारतीय हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। किस भारतीय हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। अगर कहता कि किस भारतीय राज्य का उल्लेख किया है तब प्रश्न का जो रुख है वो कुछ दूसरा होता। यहाँ हिंदू शब्द जोड़ दिया है या मुस्लिम शब्द जोड़ देगा तो इससे राज्यों का जो नाम है वो परिवर्तित हो जाएगा। कुछ राज्यों का उल्लेख ही बाबरनामा में किया गया है। तो इसमें से हिंदू राज्य कौन कौन से थे देख लीजिए। मेवाड़ इसमें दिया हुआ है, गुजरात है, मालवा है और विजयनगर है। मेवाड़ और विजयनगर ये दोनों हिंदू राज्य थे, जबकि गुजरात और मालवा ये मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आते थे। इसकी व्याख्या पहले देख लीजिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, कुल मिलाकर टोटल 7, जिसमें से कि 5 मुस्लिम राज्य हैं, बंगाल है, दिल्ली है, इसके अलावा मालवा, बहमनी और गुजरात। तो मालवा और गुजरात ये दोनों ही मुस्लिम शासकों के अधीन थे, जबकि 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर। तो यहाँ पर मेवाड़ और विजयनगर होगा। इसमें दिया हुआ है उत्तर बी, तो बी वाला अगर सही माने तो तीसरा चौथा है, लेकिन तीसरा चौथा कैसे हो सकता है, मालवा तो मुस्लिम राज्य था। यहाँ पर पहला और चौथा होगा। इसका जो सही उत्तर है वो 1 और 4 होगा। ये सही है, यहाँ बना लीजिएगा। यहाँ 3 नहीं होगा बल्कि 1 होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 344 को देखिए। बाजौर पर आक्रमण करते समय बाबर ने तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया। ये बात ठीक है, ये जो कथन है ये सही है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये आपको बताना है कब हुआ था। उसके अलावा 27 अप्रैल 1527 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है।
देखिए पानीपत की लड़ाई 1526 में, मतलब जो पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, वो 1526 में होता है। तो एक साल बाद बाबर अपने आप को बादशाह क्यों घोषित करेगा? ये काम तो युद्ध के तुरंत बाद होना चाहिए। तो यहाँ जो सन दिया है तीसरे वाले कथन में वो 1527 है। जरा भी अगर कॉमन सेंस लगाया जाएगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये गलत दिया है। तीसरा कथन इसमें सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, और इसके आधार पे हम ए वाले विकल्प का चयन करते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पर 1526 होना चाहिए जबकि दिया है 1527। व्याख्या देख लेते हैं। बाजौर पर आक्रमण 1519 में किया गया था और इस समय बाबर ने तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया था। तोप और बंदूक की बदौलत इस युद्ध में विजय हासिल की थी। यह पहला अवसर था जब भारत में किसी युद्ध में तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, ये आप जानते ही हैं। पानीपत के युद्ध में, मतलब जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, इसमें पहली बार बाबर ने तोपखाने और तुलगुमा पद्धति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। तोपखाने का यूज किया और तुलगुमा पद्धति का, और यही दोनों जीत का मुख्य कारण थे। लोदियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया गया। 27 अप्रैल 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें ए वाला सही होता है, पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर द्वारा किए गए भारत विजय के अभियानों में सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके सामने, युद्धों के नाम दिए हुए हैं। चंदेरी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है और घाघरा का युद्ध है। आपको इसको सही क्रम में अरेंज करना है। पहले कौन सी लड़ाई हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई और अंत में कौन सी हुई, बताइए। इसका बी वाला होगा। खानवा की लड़ाई पहले हुई थी, चंदेरी की उसके बाद हुई थी और घाघरा का युद्ध सबसे अंतिम में हुआ था। तो इसका बी वाला विकल्प सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला होगा। आगे चलते हैं, इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, 16 मार्च 1527। इसमें बाबर के खिलाफ राणा सांगा लड़ रहे थे। और चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 में। ये मेदिनी राय के विरुद्ध था, मतलब बाबर वर्सेस मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 में होता है। ये अफगानों के खिलाफ अभियान था, इसमें अफगानों के विरुद्ध युद्ध किया गया था। तो ये 3 जानकारियां हैं। इसके बाद इसमें बी वाला विकल्प सही होता है। अगले प्रश्न को देखिए, 346वें नंबर का जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो कि जल तथा थल दोनों में लड़ा गया, मतलब जमीन पर भी लड़ा गया और पानी में भी लड़ा गया, ऐसे युद्ध का आपको नाम बताना है। तो ये घाघरा का युद्ध था। इसका सी वाला विकल्प सही हो जाता है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने अंतिम समय में इसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो कि इसका सबसे बड़ा बेटा था। इसके 3 पुत्र थे, ऐसा दिया हुआ है, और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है। बाबर को मृत्यु के बाद बिलग्राम में दफनाया गया था। ये 4 कथन बाबर के बारे में है, आपको बताना है सही कौन सा है। 4 विकल्प हैं और 4 कथन हैं, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात पहला और तीसरा। पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा और चौथा गलत है। इसके 3 बेटे नहीं थे बल्कि 4 बेटे थे। यहाँ जो पुत्रों की संख्या है वो गलत है। इसके अलावा बाबर को मृत्यु के बाद बिलग्राम में नहीं दफनाया गया था, अंतिम रूप से तो इसे काबुल में दफनाया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 बेटों के नाम है, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। हुमायूं शब्द का अर्थ होता है नसीब वाला, भाग्यशाली। और देखिए, हुमायूं को बाबर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इन 4 पुत्रों में हुमायूं का जन्म माहम सुल्ताना से हुआ था। ये अलग अलग माता की संतान है, मतलब बाबर की कई बेगम थी, मतलब रानियां थी, और उनसे जन्मे हुए ये पुत्र हैं। तो हुमायूं का जन्म माहम सुल्ताना से हुआ था। कामरान और अस्करी का जन्म गुलरुखी बेगम से हुआ था और हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था, मतलब इनकी माताएं अलग अलग हैं। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के 4 बाग, जब बाबर की मृत्यु होती है तो उसके बाद इसे आगरा के 4 बाग, जिसे कि आराम बाग भी कहा जाता है, वहां दफनाया गया। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद शेर शाह के शासनकाल में इसकी जो हड्डियां बचती हैं वहाँ की, उसे इसकी विधवा पत्नी ले जाकर काबुल में दफनाती है। इसकी विधवा पत्नी के द्वारा इसे एक उद्यान में, एक उद्यान का मतलब है एक बगीचे में, काबुल में दफना दिया जाता है। तो अंतिम रूप से इसे काबुल में दफनाया गया और शुरुआती दौर में आगरे में दफनाया गया। और यहाँ दिया हुआ था बिलग्राम, इसलिए गलत हो जाता है। तो इसमें बी वाला विकल्प सही होगा, केवल पहला और तीसरा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 348 को देखिए।
हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद था। इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद था। एक एक शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। इसका जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। मौलाना महसी अल दीन रुहुल्ला और मौलाना इलियास ने इसको शिक्षा दी थी। इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 में आगरा में हुआ था। आपको बताना है हुमायूं के बारे में इसमें से कौन से कथन सही नहीं है। जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है, जो सही ना हो उसको चुनना है, याद रखिएगा। नहीं शब्द यहाँ पे है, उसको देखिए। विकल्प आपके सामने है और कथन आपके सामने है। बताइए इसमें से सही कौन सा होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल पहला वाला। इसमें हमें गलत की पहचान करनी थी, तो पहला कथन इसमें गलत है। इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद था, ये कथन गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। बहुत मिलता जुलता नाम है। देखिए हुमायूं 1530 से 40, 1555 से लेकर 56, मतलब इसका शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ है। क्यों बटा है आप जानते ही हैं। बीच में शेरशाह सूरी का समय आ जाता है और शेरशाह सूरी इसे बाहर खदेड़ देता है, बेदखल कर देता है। तो इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था। नासिरुद्दीन मोहम्मद था। ये जो शाह मोहम्मद लिख दिया है ना, इस वजह से ये गलत हो जाता है। और उपनाम जो था ये हुमायूं था। इसका निक नेम हुमायूं था, या ये कह लीजिए कि प्रेम से इसे हुमायूं बुलाते थे, लेकिन असली नाम इसका नासिरुद्दीन मोहम्मद था। तो ये कुछ बातें थी, इसके आधार पे ए वाले का चयन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का, मतलब हुमायूं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उनका हमें सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना था। यहाँ पर जो युद्ध है उसमें चुनार विजय है, दोहरिया का युद्ध है, चौसा का युद्ध है और बिलग्राम का युद्ध है। आपको बताना है पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ और अंत में कौन सा हुआ। बताइए। इसका बी वाला विकल्प सही होगा। आप उत्तर देख रहे हैं। दोहरिया का युद्ध, चुनार विजय, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, इस क्रम में ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 में। चुनार पर विजय हासिल हुई थी 1337 में। यहाँ देख लीजिए तारीख गलत दी हुई है। यहाँ पे 1337 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा। 13 की जगह क्या होगा, 15 होगा। और चौसा का युद्ध ये 26 जून 1539 में। इसी तरह से बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में। ये लड़ाइयों का सही क्रम है। तो सबसे पहले दोहरिया, इसके बाद यहाँ पर चुनार, उसके बाद चौसा, फिर बिलग्राम। तो इसमें बी वाला विकल्प सही होता है। यहाँ 13 नहीं होगा, 15 होगा, 1537। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 350 को देखिए। हुमायूं द्वारा राज्य के विभाजन का सही मिलान करिए। आप जानते हैं कि हुमायूं ने अपने सभी भाइयों में राज्य का विभाजन कर दिया था। हालांकि बाबर के द्वारा इसे ही उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो यहाँ पर राज्य का विभाजन मतलब कौन से भाई को कौन सा क्षेत्र दिया गया, इसका आपको सही मिलान करना है। तो सूची 1 में बाबर के भाइयों का नाम है और सूची 2 में जो क्षेत्र इन्हें सौंपे गए थे उनका नाम है। और बाबर इतना, माफ कीजिएगा, हुमायूं इतना उदार था कि उसने अपने भाइयों के अलावा अपने चचेरे भाई को भी इसमें शामिल किया है। मतलब इसका जो कजिन था उसे भी इसमें हिस्सा दिया गया है। देख लीजिए, अस्करी है, हिंदाल है और कामरान है। इसके अलावा मिर्जा सुलेमान, ये इसका चचेरा भाई था। सूची 2 को देखिए। अलवर, संभल, बदख्शां, काबुल और कंधार। बताइए इसमें सही कौन सा होगा। मतलब मिलान करके आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। विकल्प आपके सामने है ए, बी, सी और डी। छांट कर बताइएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात बी, ए, डी, सी। बी वाला मतलब पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। बी, ए, डी, सी। पहले वाले का बी, दूसरे वाले का ए, तीसरे वाले का डी और चौथे वाले का सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ व्याख्या है, इसको देख लीजिए। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। सगे भाइयों के अतिरिक्त इसने चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्शां का क्षेत्र दिया था। तो ये कुछ जानकारियां थी, इसके आधार पर हमने सी वाले विकल्प का चयन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 351 नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान, जो पहला इसका सैनिक अभियान था, वो अफगानों के खिलाफ था। ऐसा दिया हुआ है। हुमायूं दिल्ली में दूसरी बार प्रवेश मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद करता है। दूसरी बार। सूरवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए तीसरा और चौथा तो बिल्कुल ठीक है। शेरशाह के बारे में जो जानकारियां दी है वो सही है। अब पहला और दूसरा आपको बताना है कि ये सही है अथवा नहीं।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात तीसरा और चौथा। तीसरा सही है और चौथा सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान ये 1531 में कालिंजर के विरुद्ध था। उस समय कालिंजर का राजा प्रताप रुद्रदेव था। इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान था। तो अफगानों के खिलाफ दोहरिया का युद्ध होता है। इसके अलावा और देखिए, इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया जाता है। हुमायूं दिल्ली में दूसरी बार प्रवेश सरहिंद के युद्ध के बाद करता है। दिल्ली में जब इसकी दूसरी बार एंट्री होती है तो ये सरहिंद का युद्ध रहता है। 23 जुलाई को ये होता है और दूसरी बार मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। बिलग्राम का युद्ध, ये इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। हुमायूं किससे पराजित होता है? तो यहाँ शेर शाह सूरी इसे हरा देता है और शेर शाह ने द्वितीय अफगान राज्य का मार्ग प्रशस्त किया था और सूर्यवंश की स्थापना की थी या सूरी वंश की स्थापना की थी। इनके बचपन का नाम फरीद था, ये आप जानते हैं। इसका जन्म 1486 ईस्वी में नरनौल में हुआ था। शेर शाह इब्राहिम खां सूर का प्रपौत्र और हसन खां का पुत्र था। इनके बचपन का नाम फरीद था और इनकी बहादुरी से खुश होकर इन्हें शेर खां की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये कुछ बातें थी और इसके आधार पर तीसरा और चौथा इसमें सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 352 को देखिए। शेर शाह की विजयों का मतलब इसकी जो जीत थी उनका सही कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। मालवा विजय है, मारवाड़ विजय है, कालिंजर विजय है और रायसीन विजय है। इसे सही क्रम में व्यवस्थित करके आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, देखिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात मालवा विजय, रायसीन विजय, मारवाड़ विजय और कालिंजर विजय। ये इसका सही क्रम है। व्याख्या देख लीजिए। मालवा विजय 1542, रायसीन विजय 1543, मारवाड़ विजय इसके बाद और कालिंजर विजय सबसे अंत में। मालवा विजय में मालवा का जो शासक था वो मल्लू खां था और रायसीन विजय के संदर्भ में मतलब उस शासनकाल में वहाँ का शासक पूरनमल था। यहाँ पर मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ में जो राजा था वो मालदेव था। कालिंजर विजय इसके संदर्भ में अगर चर्चा करें तो कालिंजर विजय शेर शाह का अंतिम विजय अभियान था और इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस अभियान में शेर शाह का यह अंतिम अभियान माना जाता है, इसी में वो मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके जन्म के समय दिल्ली का शासक बहलोल लोदी था, ये पहला कथन है। इसकी मृत्यु 22 मई 1547 को हो जाती है। तीसरा कथन है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ये शेर शाह के द्वारा कहा गया वाक्य है, बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से लगभग खो ही दिया था। मतलब लगभग खो ही दिया था, ऐसा होता नहीं है कि वो खो देता है, लेकिन ऐसी आशंका उसको लगती है। यह कथन चित्तौड़ विजय के बाद शेर शाह के द्वारा कहा गया था। इसके शासन प्रबंध की जानकारी तारीख शेर शाही से प्राप्त होती है। अब आपको बताना है इन 4 कथनों में से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने हैं और कथन भी आपके सामने है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और चौथा। पहला सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा दोनों ही गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। देखिए, कालिंजर युद्ध में घायल होने के बाद 22 मई 1545 में, और यहाँ दिया हुआ था 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके अंतिम शब्द थे कि खुदा की दया है और यह मेरी अंतिम इच्छा थी। इसकी अंतिम इच्छा क्या थी? कि वह लड़ता हुआ मारा जाए, मतलब वीर गति को प्राप्त हो। ये इसकी आखिरी ख्वाहिश थी और ऐसी खुदा की इच्छा है, मतलब खुदा की दया है यहाँ पे। तो वो ईश्वर के प्रति एहसानमंद रहता है। और मरता कैसे है? बारूद का एक गोला इसके ऊपर आकर गिरता है और ये झुलस जाता है। तो इस तरीके से इसकी मृत्यु होती है 22 मई 1545 में, और यहाँ दिया हुआ है 1547, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। और देख लीजिए, शेर शाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से लगभग खो ही दिया था। यह कथन मारवाड़ विजय के बाद कहा गया। मारवाड़ को जीतने के लिए, हालांकि वो जीत गया था, लेकिन इसके लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मतलब जितनी उसने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा वहाँ के योद्धा बहादुरी से लड़े। और इसी के संदर्भ में शेर शाह के पसीने जब छूट गए तो उसने कहा कि ये जो मुट्ठी भर बाजरा उगाने वाला क्षेत्र है, आप जानते हैं कि ये सब रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पानी का अभाव होता है और इस वजह से बाजरे की फसल बड़े पैमाने पे पैदा होती है। तो इसीलिए शेर शाह ने यहाँ बाजरे का नाम लिया है कि इस मुट्ठी भर बाजरे उगाने वाली ज़मीन के लिए मैंने दिल्ली के तख्त को लगभग खो ही दिया था। मतलब ये बेवकूफ़ी थी यहाँ आक्रमण करना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शेर शाह सूरी के यहाँ पर मारवाड़ होगा और यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया है चित्तौड़।
तो ये कथन यही गलत हो जाता है। दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, चौथा सही है। शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध की जानकारी ये तारीख शेरशाही से प्राप्त होती है और इसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अब्बास खां सरवानी है। इनका नाम याद रखिए, अब्बास खां सरवानी। इन्होंने तारीख शेरशाही की रचना की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 354 को देखिए। यहाँ पर दो सूचियां हैं। एक तरफ विभागों का तत्कालीन नाम है जो कि शेरशाह के समय में बनाए गए थे, और वो विभाग किस चीज़ से संबंधित थे ये सूची 2 में दिया हुआ है, देख लीजिए। दीवान विजारत है, दीवान आरिज है, दीवान रसालत है और इसके अलावा दीवान इंशा है। सैन्य विभाग, वैदेशिक नीति, शाही सचिवालय और आय और व्यय, ये विभागों का कार्यभार है। आपको बताना है इसका सही मिलान क्या होगा। जो विकल्प हैं उनको देख लीजिए। विकल्प आपके सामने है और प्रश्न आपके सामने, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात ए वाला इसका जो विकल्प है वो सही होगा। और ए का मतलब है पहले वाले का डी, दूसरे वाले का ए, तीसरे वाले का बी और चौथे वाले का सी होगा। इसके आधार पर इसे मिलाएंगे, इसका ए वाला विकल्प ठीक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 355 को देखिए। शेरशाह के शिक प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शिक वाला प्रशासन था शेरशाह का, शिक मतलब होता है जिला, तो जिला प्रशासन के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। प्रश्न को देखिए इसमें तीनों कथन आपके सामने हैं। संपूर्ण साम्राज्य 56 सिकों में विभक्त था। 19 शिक जो थे वो बिहार में थे और प्रत्येक शिक में 3 प्रधान अधिकारी होते थे। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, देखकर बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। जितने भी दिए हुए हैं सब गलत हैं, कुछ इसमें से कुछ भी सही नहीं है। न तो 56 शिक थे, न ही 19 शिक बिहार में थे और न ही इसमें 3 प्रधान अधिकारी होते थे। प्रधान अधिकारियों की संख्या भी गलत दी हुई है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शेरशाह ने शासन की सुविधा की दृष्टि से पूरे साम्राज्य को 66 इकाइयों में बांट दिया था। यहाँ पर जो इकाइयों की संख्या है वो कितनी है, 66 है, 66, न कि 56। और इसमें से 19 जो शिक थे वो अकेले बंगाल में थे, बिहार में नहीं थे बल्कि बंगाल में थे, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाता है। और प्रत्येक शिक में शिकदार ए शिकदारान जिसका काम था शांति व्यवस्था बनाना, इसके अलावा मुंसिफे मुंसिफान जो कि न्याय विभाग में संबंधित होता था। और इस तरीके के 2 पदाधिकारी यहाँ शिक में कार्य करते थे, एक तो शिकदार ए शिकदारान और दूसरा मुंसिफे मुंसिफान। ये 2 अधिकारियों के नाम हैं। और यहाँ क्या दिया है, 3 प्रधान अधिकारी होते थे, तो इनकी संख्या 2 होती थी, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाता है। और इस कारण हम विकल्प डी का चयन करते हैं, इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन सत्य नहीं। सत्य क्या है ये आप व्याख्या में देख रहे हैं। कुल मिलाकर 66 इकाइयाँ थी और इन इकाइयों में जो 19 इकाइयाँ थी, मतलब 19 जो शिक थे वो बंगाल में थे। 2 पदाधिकारी होते थे, पदाधिकारियों के नाम आपने देखे, मुंसिफे मुंसिफान है और शिकदार ए शिकदारान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 356 को देखिए। शेरशाह का जो शासनकाल था उस समय परगना प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परगना प्रशासन के बारे में यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं। प्रत्येक शिक जो था वो परगनों में बटा हुआ था, शिक मतलब जिला, तो ये परगनों में डिवाइड था। इसके अलावा प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक फीदार और 2 कारकुन होते थे, ऐसा दिया हुआ है। खातों का हिसाब किताब फारसी, मतलब खातों का जो हिसाब किताब होता था वह फारसी और स्थानीय भाषा को वहाँ हिंदवी कहा जाता था, दोनों में रखा जाता था। मतलब फारसी भाषा में भी होता था और हिंदवी में भी होता था, इन दोनों लैंग्वेज में होता था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। जो 3 कथन है तो शेरशाह के शासनकाल के परगना प्रशासन के बारे में इसमें से सही कौन सा है, सभी सही है या कुछ ही सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने हैं सभी सही है। शिक जो था वो परगनों में बटा हुआ था। प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक फीदार और 2 कारकुन होते थे। इसके अलावा खातों का हिसाब किताब ये फारसी और हिंदवी दोनों में होता था। ये तीनों कथन यहाँ ठीक होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 357 को देखिए। शेरशाह के ग्राम प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम प्रशासन के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है जो कि शेरशाह के समय में प्रचलित था। इसके प्रशासन की यह सबसे छोटी इकाई थी, मतलब जो पूरा प्रशासन शेरशाह के द्वारा संचालित किया गया था उसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, अर्थात गांव थी। गांव में सुरक्षा, शिक्षा आदि के प्रबंध का काम ये ग्राम पंचायतें स्वयं करती थी। गांव का सबसे प्रमुख अधिकारी पटवारी होता था। गांव का सबसे
बड़ा या मुख्य अधिकारी पटवारी होता था। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, केवल पहला दूसरा, पहला तीसरा, चौथा या फिर सभी, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और दूसरा। कैसे होगा आइए देखते हैं। इसका ए वाला सही है, मतलब पहला और दूसरा इसमें ठीक है, तीसरा नहीं ठीक है। गांव का सबसे मुख्य अधिकारी पटवारी होता था, ये कथन सही नहीं है। देखिए, गांव का सबसे मुख्य अधिकारी मुकद्दम होता था, जिसे कि मुखिया कहा जाता था। इसका प्रचलित नाम मुकद्दम था, इसके लिए मुखिया शब्द भी इस्तेमाल होता था। पटवारी जो होता था ये दूसरा सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। दूसरे नंबर का मुख्य अधिकारी ये पटवारी है, और सबसे मुख्य जो है ये मुकद्दम है, जो कृषकों और उनकी भूमि की उपज का ब्यौरा रखता था, मतलब ये किसानों का लेखा जोखा रखता था। तो ये कुछ काम थे और इसमें सबसे मुख्य मुकद्दम है। तो इसके आधार पर तीसरा कथन गलत हो जाता है, सिर्फ पहला और दूसरा इसमें सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 358 को देखिए। शेर शाह के सैनिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह का जो सैनिक संगठन था उसके बारे में यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं। इसकी केंद्रीय सेना में घुड़सवारों की संख्या 1,50,000 थी। शेर शाह जो था वो प्रशासन को बहुत ही उत्तम तरीके से अरेंज किया था, मतलब व्यवस्थित किया था। एक कुशल शासक होने के सारे गुण शेर शाह के अंदर मौजूद थे, और अपने सिर्फ लगभग 5 वर्ष के ही शासनकाल में इसने वो कर दिया जो बड़े बड़े शासनकाल वाले राजा भी नहीं कर पाते थे। हुमायूं एक बेहतर इंसान था। हुमायूं और शेर शाह की यहाँ तुलना होती है क्योंकि दोनों समकालीन थे, तो ऐसे में हुमायूं एक बेहतर शासक था और बेहतर व्यक्ति था, लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था। तो एक कुशल राजनीतिज्ञ ही बढ़िया राजा बन सकता है, और ये सारे गुण शेर शाह के अंदर थे। एक अच्छा इंसान होना और एक अच्छा प्रशासक होना, दोनों में अंतर होता है। शेर शाह का जीवन काल भी छोटा था और शासन काल भी, लेकिन इस पूरे छोटे से शासन काल और जीवन काल में ही उसने बहुत कुछ किया है। बहुत सी चीजें आप जानते भी हैं। तो सेना का रख रखाव, इसके बारे में भी शेर शाह के द्वारा बड़ी ही उत्तम व्यवस्था की गई थी। ये बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति था। इसने केंद्रीय सेना में घुड़सवारों की संख्या 1,50,000 रखी थी। इसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का अनुसरण किया। ऐसा क्यों किया जाता था? घोड़ों को दाग कर उस पर एक पहचान चिन्ह अंकित किया जाता था, ताकि घोड़े कहीं दूसरे शत्रु दल के आकर उसमें न मिल जाए। और उसी तरीके से सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी उसका भी अनुसरण किया गया, मतलब सैनिकों का जो चेहरा मोहरा था उसे एक जगह दर्ज किया जाता था। इससे सैनिकों की भी पहचान बनी रहती थी। और सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दिया गया। जागीरें जो थी वो सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाती थी। सैनिक अधिकारियों को 5 वर्ष से अधिक एक स्थान पर रुकने की इजाजत नहीं थी। तो अब आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से सही कौन सा है, बताइए। और इसमें से सही है सिर्फ पहला दूसरा। पहला और दूसरा ठीक है। केंद्रीय सेना में घुड़सवारों की संख्या और घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा है, ये दोनों बात सही है, लेकिन तीसरा और चौथा गलत है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवल पहला और दूसरा इसमें ठीक था। शेर शाह की केंद्रीय सेना में 1,50,000 घुड़सवार थे, 25,000 पैदल सेना थी, मतलब पैदल सैनिक थे, और 5,000 हाथी थे। सबसे ज्यादा घुड़सवारों की संख्या थी, और घुड़सवारों की जो सेना होती है वो तीव्र गति से कहीं भी पहुंचने में सक्षम होती है, इसलिए इनकी मात्रा ज्यादा रखी गई थी। इसके अलावा सेना के मुख्य भाग में घुड़सवार, पैदल और हस्ती सेना, इसके अलावा तोपखाना भी शामिल था। हस्ती सेना का मतलब है हाथियों की सेना। तो ये जो 5,000 हाथी थे ये हस्ती सेना का हिस्सा थे। इसके अलावा घुड़सवारों की संख्या आप देख ही रहे हैं, और पैदल सैनिकों की संख्या भी दिख रही है। और तोपखाना जैसा कि मुगलों ने इस्तेमाल किया था वैसा शेर शाह ने भी प्रयोग किया था। इसके अलावा सैनिकों को वेतन ये जागीर के रूप में देने का काम नहीं किया गया था, इसके बजाय इसमें नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। नगद वेतन देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। जागीर के रूप में वेतन देने का मतलब है राज्य को कमजोर करना। अगर सैनिकों को या जो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें जागीर के रूप में पुरस्कार दिया जाने लगे या वेतन दिया जाने लगे, तो ऐसे में राज्य के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, और ये राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ये शेर शाह अच्छी तरह से जानता था। इसके अलावा सैनिक अधिकारियों को एक स्थान पे 2 वर्ष से ज्यादा समय तक रुकने की व्यवस्था नहीं थी, और यहाँ दिया है कि 5 वर्ष, इसलिए इसमें बाकी कथन गलत है। सिर्फ पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 359 को देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं 358 है, इसके बाद 259 आ गया है, ये 359 है। प्रश्न संख्या 359, इसको देखिए। शेर शाह के भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने संपूर्ण राज्य में जमींदारी व्यवस्था लागू कर रखी थी। जमींदारी व्यवस्था तो इसके शासनकाल में थी, लेकिन क्या संपूर्ण राज्य में थी, ये आपको बताना है। भूमि मापन के लिए इसने गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। भूमि मापन का
जो इस्तेमाल था उसमें मानक के रूप में, या ये कह लीजिए कि पैमाने के रूप में बिस्वा का इस्तेमाल किया जाता था। बिस्वा में ज़मीन को नापा जाता था। मुल्तान से उपज का 1/3 हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, विकल्प भी आपके सामने है और कथन भी आपके सामने है, बताना आपको है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात केवल दूसरा। इसमें केवल दूसरा ही सही है। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का इस्तेमाल किया गया। ये दूसरा कथन ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा तीनों ही गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था मूलतः जमींदारी थी, लेकिन इसमें भी किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था, लेकिन यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू नहीं थी। ऐसा नहीं था कि संपूर्ण राज्य में जमींदारी ही थी। मुल्तान, मालवा और राजस्थान आदि प्रदेशों में भू राजस्व के आकलन के लिए जो पुरानी परंपरा थी, जिसमें कि बटाई और कानकूद की प्रणालियां थी, उन्हें लागू किया गया था। मतलब जमींदारी व्यवस्था पूरे राज्य में व्याप्त नहीं थी। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का इस्तेमाल किया जाता था और भूमि का मापन बीघा में किया जाता था, न कि बिस्वा में। यहाँ बिस्वा दिया है, इसलिए जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाता है। और देखिए, प्रत्येक बीघा ये 3600 वर्ग गज का होता था। मतलब एक बीघे में 3600 वर्ग गज पाए जाते थे। भू राजस्व निर्धारण के लिए रई अथवा फसल दरों की सूची तैयार की जाती थी। मतलब पहले फसल की जो दर थी उसका निर्धारण किया जाता था, उसकी लिस्ट बनाई जाती थी और उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था। भूमि की 3 श्रेणियों की औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया जाता था। 1/3 ये हिस्सा जो था ये लगान के रूप में वसूला जाता था। लेकिन यहाँ पर मुल्तान के बारे में जो चर्चा की गई है तो उसके संदर्भ में 1/4 हिस्सा ये लगान के रूप में लिया जाता था। यहाँ पर 1/3 नहीं होगा जैसा कि यहाँ दिया है, यहाँ पर होगा 1/4, इसलिए चौथा कथन भी गलत हो जाता है। बाकी जो क्षेत्र थे उनके लिए 1/3 था, लेकिन मुल्तान के लिए 1/4 था। भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से अन्य कर के रूप में जरीबाना ये 2.5% होता था और महासिलाना ये 5% होता था, ये भी वसूला जाता था। ये अतिरिक्त कर था, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स था। तो इस आधार पे हम बी वाले का चयन करते हैं। इसमें केवल दूसरा सही है, जो गज ए सिकंदरी वाला कथन है। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 260, जो कि 360 है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 360 को देखिए। शेर शाह के शासनकाल में जो मुद्राएं थी उनके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसमें मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद करवा दी गई थी। मतलब इसके शासनकाल में जो मिश्रित धातुओं की मुद्राएं होती थी, कई धातुओं को मिलाकर जो सिक्के ढाले जाते थे, उन्हें बंद करवा दिया गया। इसने सोने के सिक्के को रुपया नाम से जारी किया। मतलब सोने का सिक्का यहाँ पे रुपया के नाम से जारी हुआ। इसके शासनकाल में रुपया तथा तांबे के दाम, इनका विनिमय का जो अनुपात था वो 1/46 था। सिक्कों पर अरबी अक्षरों के अतिरिक्त देवनागरी अक्षरों में सुल्तान का नाम अंकित होता था। ये शेर शाह के समय की जो मुद्राएं थी उनके बारे में 4 कथन है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। कथन भी आपके सामने है और विकल्प भी आपके सामने है, देख लीजिए और बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और चौथा। इस उत्तर के हिसाब से पहला सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा गलत है। आइए देखते हैं कैसे। शेर शाह ने मिश्रित धातु की जो मुद्राएं थी उन्हें बंद करवा दिया था और उसके स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। देखिए, यहाँ पर शुद्ध धातुओं के सिक्के जारी हुए थे और जिसका तौल और आकार निश्चित होता था। मतलब इनकी जो मात्रा थी वो फिक्स होती थी, ऐसा नहीं कि मनमाने आकृति के ढाल दिए गए। इसने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे के दाम नामक सिक्कों को जारी किया। मतलब जो सोने के सिक्के होते थे उनका नाम अशरफ होता था या अशरफी इसी को कहा जाता था, दोनों नाम इसी के होते थे। इसके अलावा चांदी का रुपया होता था और जो तांबे का सिक्का होता था उसको दाम कहते थे। तो ये 3 नाम से सिक्के जारी किए। तो यहाँ सोने के सिक्के को रुपया नहीं कहा जाता था। इस आधार पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला बिल्कुल ठीक है। और देखिए, इसके शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम का अनुपात 1/64 था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम इसी ने जारी किया था जिसका वजन 180 ग्रेन का था। ये 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का होता था। तो यहाँ पर जो विनिमय अनुपात दिया है वो सही नहीं है। रुपया और दाम दोनों के बीच का विनिमय अनुपात यहाँ पे 1/46 नहीं होगा बल्कि 1/64 होगा। इसके अलावा तांबे का जो दाम होता था वो 380 ग्रेन का होता था और यह रुपए का 40वां भाग था। अन्य तांबे के जो सिक्के थे उसमें अधोला था, पावला था, दमड़ी था और जीतल था। ये भी तांबे के ही सिक्के होते थे। जनता का आम सिक्का दाम था
मतलब जनता के बीच जो आम मुद्रा प्रचलित थी वो दाम थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में सिक्के ढालने की 23 टकसालें थी। टकसालों का इसने निर्माण करवाया और इनकी कुल संख्या 23 थी, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई का काम होता था। और इसने शुद्ध धातुओं के सिक्के बनवाए। इसमें मिश्रित धातुओं की जो मुद्राएं थी उन्हें बंद करवा दिया गया। ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 361 को देखिए। 361 प्रश्न आपके सामने है। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सड़कों के बारे में, जो सड़कें उसने बनवाई, सड़कों के निर्माता के रूप में से जाना जाता है, आप जानते हैं। तो यहाँ 4 कथन दिए हैं, पहचानिए कौन सा सही है। बंगाल में सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली तथा लाहौर होती हुई, बंगाल के सोनार गांव से आगरा, दिल्ली तथा लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, ऐसी सड़क थी। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी, इसके द्वारा बनवाई सड़कें। आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी और लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। शेर शाह के द्वारा निर्मित सड़कों के बारे में कुछ कथन दिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात जितनी भी थी सभी सही है। ये सभी जो कथन है ये अपने आप में ठीक है। इसका डी वाला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 362 को देखिए। शेर शाह द्वारा बनवाए गए सरायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सराय की देखभाल फौजदार के अधीन थी। जो सराय होते थे जहां पर लोग रुक कर विश्राम किया करते थे। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए और जगह जगह सरायों का निर्माण करवाया। ये जो सरायें होती थी ये 2 तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। एक तो इनका प्रयोग रुकने के लिए होता था, मतलब विश्राम करने के लिए, ठिकाना लेने के लिए, और दूसरा सूचना प्रसारण के लिए भी इन सरायों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सड़क के किनारे व्यवस्था थी यात्रियों के लिए। सरायों में हिंदू मुस्लिम दोनों के ठहरने की समान व्यवस्था थी। सरायों में शेर शाह डाक चौकियों का भी काम करता था, मतलब इसमें डाक चौकियों का भी काम लिया जाता था इनसे। जैसा कि पीछे आपने देखा सूचना प्रसारण का काम इनके जरिए होता था। तो ये डाक व्यवस्था किससे जुड़ी हुई है? ये सूचना प्रसारण से जुड़ी है। तो ये सराय इस तरीके से भी इस्तेमाल होते थे। डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने सड़क और सरायों के साम्राज्य की, मतलब सड़क और जो सराय थी इन्हें साम्राज्य की धमनियाँ कहा है, मतलब मुख्य रक्त नलिकाएं कहा है। एक तरह से ये जीवन धारा थी साम्राज्य के लिए। ये 4 कथन हैं जो कि शेर शाह के द्वारा बनाए गए सरायों के बारे में कहे गए हैं। आपको बताना है सही कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और दूसरा। पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा ये दोनों ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो आइए देखते हैं। शेर शाह ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर, ये देखिए दूरी भी तय थी, 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया। और उसने अपने समय में लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, मतलब 1700 रहने के ठौर ठिकाने बनवाए थे सड़कों के किनारे। सड़कें इसने बनवाई, ये आपने पीछे देखा ही है। प्रत्येक सराय की देखभाल का काम ये शिकदार के अधीन होता था, और यहाँ दिया है फौजदार, इसलिए ये गलत हो जाता है पहला वाला। और देखिए शेर शाह सूरी जो था इन्हीं सरायों से डाक चौकियों का भी काम लेता था। प्रत्येक सराय में 2 घोड़ों की व्यवस्था रहती थी। डाक चौकी ये कैसे बनती थी? 2 घोड़े होते थे जिनके द्वारा संवाद वाहक जो होते थे, मतलब जो दूत होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते थे। जैसे एक सराय से संदेश लेके अगली सराय तक गए तो वहाँ कोई दूसरा घुड़सवार इंतजार कर रहा है, वो उस संदेश को सुनता था, उसके बाद अगले पड़ाव तक जाके उस संदेश को सुनाता था। इस तरीके से संदेशों का आदान प्रदान होता था। तो ये डाक चौकियों की तरह भी इस्तेमाल होता था। तो ये सारे कथन इसमें सही है, कुछ भी गलत नहीं है। और जो विकल्प दिया है वो किसी भी कथन का ठीक से समर्थन नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या होना चाहिए? सभी। इसका सभी सही होना चाहिए। सराय की देखभाल, यहाँ पे पहले वाला को गलत मान लीजिए, बाकी तीनों सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। सराय की देखभाल का काम ये फौजदार के अधीन नहीं था, ये शिकदार के अधीन था। तो पहला वाला कथन सिर्फ इसमें गलत है, ये सही नहीं है। यहां पर क्या होगा? शिकदार होगा। बाकी सब सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा है, पहला नहीं। पहला गलत क्यों है आप जानते हैं, तो इसका उत्तर गलत दिया हुआ है, सिर्फ पहला दूसरा इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 363 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह के 3 बेटे थे। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से शेर शाह ने सबसे पहले प्रचलित किया, मतलब पटना का नाम शेर शाह सूरी के द्वारा दिया गया है। मेहदी मत का सबसे पहले प्रचार सैयद मोहम्मद मेहदी ने किया था।
ये 3 कथन है, आपको बताना है सही कौन सा है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला जो है वो गलत है, ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं क्या होता है। शेर शाह के 2 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? आदिल खां और जलाल खां। तो यहाँ 2 बेटे थे न कि 3, इसलिए पहला गलत हो जाता है। और देखिए 1545 में मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र आदिल खां रणथंभौर में और जलाल खां रीवा में था। शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया था और कन्नौज में शेर सूर नाम का नगर बसाया था। तो ये कुछ खास बातें हैं और इसके आधार पर इसमें पहला वाला सिर्फ गलत है और दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसका बी वाला उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 364। 364वें प्रश्न को देखिए। शेर शाह ने अपना उत्तराधिकारी जलाल खां को नियुक्त किया है। जलाल खां 25 मई 1545 को इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। जलाल खां का ही बाद का जो नाम है वो इस्लाम शाह रहता है, ऐसा दिया हुआ है। शेर शाह प्रत्येक शुक्रवार को न्याय के लिए बैठता था, उस दिन वो न्याय देता था। इस्लाम शाह की मृत्यु नवंबर 1553 में हो जाती है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। जो कथन दिए हैं 4 कथनों में से सही कौन है पहचान करनी है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा इसमें सही दिया है और पहला और तीसरा गलत दिया है। आइए देखते हैं कैसे। तो शेर शाह ने अपने बड़े बेटे आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यहाँ पे जलाल खां को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है। उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था? वो आदिल खां था। किंतु अमीरों ने आदिल खां को आलसी और विलासी बताया और जलाल खां को 25 मई 1545 को सुल्तान पद पे प्रतिष्ठित कर दिया। तो अमीरों के द्वारा, जो इसके दरबार के अमीर थे, उन्होंने जलाल खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया और आदिल खां को बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि वो अयोग्य था, ऐसा उनका मानना था। और देखते हैं, शेर शाह प्रत्येक बुधवार को न्याय के लिए बैठता था। तो इसमें तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा और इसी के आधार पे सी वाले का हम चयन करते हैं, मतलब विकल्प जो है वो सी वाला सही होगा, केवल दूसरा और चौथा। इसमें पहला और तीसरा गलत क्यों है ये आप जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 365 को देखिए। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह और हुमायूं से होते हुए अब हम अकबर की ओर पहुंचे। तो अकबर के बारे में यहाँ 4 कथन दिए हैं। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1532 में मुल्तान में हुआ था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ये तो आप जानते ही हैं। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और इनकी 3 संतानें थी। आपको बताना है सही कौन सा है। जो विकल्प है इसमें से सही कौन सा है बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा और तीसरा। दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन पहला और चौथा दोनों गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, ये सिंध में है, वहां पर हुआ था राणा वीरसाल के यहाँ। राणा वीरसाल नामक एक राजदूत सरदार के घर में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये सिंध में हुआ था और यहाँ दिया है मुल्तान, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। पहला इसमें गलत हो गया, दूसरा बिल्कुल ठीक है और तीसरा बिल्कुल ठीक है, चौथा भी गलत है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जिन्हें बाद में औपचारिक रूप से मरियम मकानी के रूप में मान्यता दी गई। बाद में इन्हें मरियम मकानी के नाम से संबोधित किया गया। अकबर की 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, मतलब इनके कुल मिलाकर 6 संतानें थी। 3 पुत्र कौन कौन से? सलीम, मुराद और दानियाल। और 3 बेटियां खानम सुल्ताना, सुकरान निशा और आराम बानो। ये 3 बेटियों के नाम हैं। तो कुल मिलाकर कुल संतानों की संख्या जो है वो 6 होती है। तो इस आधार पे यहाँ अगर पुत्र दिया होता या पुत्रियां दिया होता तो जो चौथा कथन है वो ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर संतान दे दिया है तो संतान में दोनों हो सकते हैं, पुत्र और पुत्रियां दोनों। तो इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, न कि 3। तो पहला और चौथा इसमें गलत है, दूसरा तीसरा सही है और बी वाला विकल्प ठीक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 366 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के समय हुमायूं अमरकोट में था, मतलब अकबर के जन्म के समय हुमायूं अमरकोट में था। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा के लिए पीर मोहम्मद और बैरम खां को नियुक्त किया था। 1555 में अकबर को गजनी का राज्यपाल इसका उत्तरदायित्व दिया गया, मतलब गजनी के राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किया गया। और 22 जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में अकबर ने हुमायूं का साथ दिया था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इसे देख लीजिए, अकबर के जन्म के समय हुमायूं अमरकोट में था। ये कथन गलत है, वो अमरकोट से दूर था, उसे संदेश सुनाया गया, मतलब अकबर के जन्म का संदेश उसके पास पहुंचा, वो दूर था। इसे देख लीजिए, इसकी व्याख्या, अकबर के जन्म के समय हुमायूं अमरकोट से दूर शाह हुसैन अरगून के विरुद्ध ठट्टा और भक्खर अभियान पर निकला हुआ था, यानी वहां से दूर वो लड़ाई करने के लिए गया हुआ था। उसी समय टारदी बेग खान नाम के एक घुड़सवार ने इसे पुत्र जन्म का समाचार सुनाया। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा के लिए पीर मोहम्मद और बैरम खां को नियुक्त किया था, किंतु अकबर को शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। आप जानते हैं अकबर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये दूसरा वाला कथन ठीक होता है। और देखिए, अकबर जब मात्र 9 वर्ष का था तो 1551 ईस्वी में इसे गजनी के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ जो तारीख दी है वो 1555 दी है, तो इसलिए तारीख गलत है, तो ये गलत हो जाता है। हालांकि गजनी का राज्यपाल उसे बनाया गया था औपचारिक तौर पे, और उस समय उसकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। और इसी समय, मतलब लगभग यही समय था जब इसने अपने चाचा की बेटी, चाचा मतलब कौन, हिंदाल, हुमायूं का भाई, तो चाचा की बेटी रुकैया बेगम के साथ विवाह कर लिया था। रुकैया बेगम के बारे में आपने सुना ही होगा, अकबर की कई रानियां थी, उसमें से रुकैया भी थी। तो कुल मिलाकर इसमें सही कौन सा है, सी वाला है, मतलब दूसरा और चौथा। इसमें पहला और तीसरा गलत है। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 367 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के खिलाफ युद्धरत था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार 14 फरवरी 1556 में गुरदासपुर के कलानौर नामक स्थान पर उसे प्राप्त हुआ। राज्याभिषेक के समय अकबर की जो उम्र थी वो मात्र 12 वर्ष 4 महीने की थी, यानी लगभग 13 साल का था। और राज्याभिषेक के अवसर पर अकबर ने बादशाह का खिताब धारण किया था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, बताइए। जो 4 कथन दिए हुए हैं ये अकबर के बारे में है, आपको बताना है इसमें से सही कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कैसे, तो देखिए, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के खिलाफ युद्ध कर रहा था। तो यहाँ पर जो सिकंदर सूर के खिलाफ युद्ध की बात थी वो एकदम सही है। और किसी विद्रोह या अशांति फैलने की आशंका से हुमायूं की मृत्यु की सूचना 17 दिनों तक गुप्त रखी गई, मतलब 17 दिनों तक उसे मतलब यहाँ पे जग जाहिर नहीं किया गया। और दिल्ली के सिंहासन पर अकबर की औपचारिक रूप से घोषणा किए जाने तक मुल्ला बेकसी नामक व्यक्ति को, जिसकी आकृति हुमायूं से मिलती जुलती थी, उसे शाही लिबास पहनाकर महल की छत से जनता के दर्शन कराए जाते रहे। मतलब जनता को और जो बाहर वाले लोग हैं उन्हें ऐसा लगता रहे कि जो बादशाह है वो जिंदा है। नहीं तो अकबर की कम आयु और जो राज्य की व्यवस्था है, मतलब डमाडोल व्यवस्था है, उसको देखते हुए कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आकर उस पर कब्जा कर सकता था। और अभी शेर शाह को गए ज़्यादा समय बीता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हुमायूं के हमशक्ल को जनता को दिखाया जाता रहा कि सम्राट अभी जिंदा है। और ऐसा तब तक किया गया जब तक कि अकबर को बादशाह घोषित नहीं किया गया। हुमायूं की मृत्यु के समाचार को 14 फरवरी 1556 में इसे साझा किया गया। और कहाँ पे किया गया, गुरदासपुर के कलानौर नामक स्थान पे। गुरदासपुर की कलानौर नामक जगह थी, वहाँ पे हुमायूं की मृत्यु के समाचार को साझा किया गया। इसी स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। और उस समय अकबर की उम्र 13 वर्ष 4 महीने की थी, मतलब ये 13 साल से कुछ ज़्यादा दिन का था। और दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़वाया गया। और इस अवसर पे अकबर ने शहंशाह का शाही खिताब धारण किया था। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान कर अपना वकील सल्तनत और प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो अकबर के द्वारा बैरम खां को अपना वकील सल्तनत और प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और अकबर के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो शहंशाह की शाही उपाधि थी। और इसी आधार पे इसमें जो कथन होता है वो ए वाला सही होगा, पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा दोनों गलत है। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 368 को देखिए। बैरम खां के बाद अकबर द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्रियों का सही क्रम। बैरम खां के बाद कौन कौन से प्रधानमंत्री अकबर के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है। शिहाबुद्दीन, महामनगा, मुनीम खां, बहादुर खां, शमशुद्दीन आतक। ये 4 मतलब 5 व्यक्तियों के कुल मिलाकर नाम है। इन 5 का आपको सही क्रम बैठाकर बताना है सही कौन सा होगा। इसमें से व्यवस्थित क्रम कौन सा है पहचानिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात शिहाबुद्दीन, महामनगा, बहादुर खां, मुनीम खां और शमशुद्दीन आतक। ये इसका जो अकबर
के मतलब अकबर के द्वारा बैरम खां के बाद नियुक्त प्रधानमंत्री हैं, उनका सही क्रम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 369 को देखिए। अकबर के समय के विद्रोहों का सही कालानुक्रम बताइए। अब्दुल्ला खां उज्बेक का विद्रोह, मिर्जा हकीम का विद्रोह, अफगान बलूचियों का विद्रोह और सलीम का विद्रोह। ये कुछ विद्रोहों के नाम हैं जो कि अकबर के समय में हुए थे। कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला खां का है, इसके अलावा मिर्जा हकीम का है, अफगानों का है और शहजादे सलीम का है। बताइए इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका ए वाला सही होगा। ए वाला मतलब पहला वाला। ये विद्रोहों का सही कालानुक्रम है। व्याख्या देख लेते हैं कैसे। तो अब्दुल्ला खां उज्बेक का ये 1564 में होता है। मिर्जा हकीम का ये जो विद्रोह है ये 1565 में होता है। अफगान बलूचियों का ये 1585 में होता है और शहजादे सलीम का ये 1599 में होता है। तो सबसे बाद में सलीम का विद्रोह और सबसे शुरू में अब्दुल्ला खां का। इस क्रम में इसे व्यवस्थित करेंगे और इसका ए वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 370 को देखिए। पर्दा शासन के अंतर्गत जो हरम दल था, मतलब जो रनिवास था, रानियों का जो क्षेत्र था, उसमें कौन कौन शामिल थे? मतलब यहाँ पे हरम दल में कौन कौन शामिल थे, हरम दल का कौन कौन हिस्सा थे? राजमाता हमीदा बानो बेगम, महामनगा, मुनीम खां, शिहाबुद्दीन आतक। आपको बताना है ये चार नाम जो दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन पर्दा शासन के अंतर्गत आते थे और वे हरम दल का हिस्सा थे। इसे बताइए। केवल तीसरा, चौथा और पहला, इसके अलावा दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल तीसरा, चौथा या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात सभी। ये सभी जो थे ये रनिवास का हिस्सा थे, मतलब हरम दल में शामिल थे। जो हरम दल होता था ये पर्दा शासन के अंतर्गत आता था, तो इसमें ये सभी शामिल थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 371 को देखिए। ये जो प्रश्न है इसमें बैरम खां के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। यह सुन्नी मत का अनुयायी था, यह अकबर का संरक्षक था। आप जानते हैं हुमायूं की असमय मृत्यु हो जाती है और अकबर की उम्र जो है उस समय कम रहती है, उसे शासन का उतना अनुभव नहीं रहता है, इसलिए बैरम खां यहाँ संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो इनके बारे में चार कथन है, देख लीजिए। यह सुन्नी मत के अनुयायी थे, इनका जन्म बदख्शा में हुआ था और शिक्षा दीक्षा जो थी वो बल्ख में हुई थी। हुमायूं इसे खान बाबा कहता था, हुमायूं के द्वारा इन्हें खान बाबा कहा जाता था और हुमायूं ने इसे सरहिंद विजय के बाद युवराज अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। आपको बताना है कि इन चार कथनों में से सही कौन सा है। पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही होना चाहिए। कैसे? तो व्याख्या देखते हैं। बैरम खां ये कराकुइलू तुर्क, जिसे कि फारसी कहा जाता था, और शिया मत का अनुयायी था। ये तुर्क था और शिया मत को मानता था, यहाँ पर वो सुन्नी मत को नहीं मानता था। और पहला कथन दिया हुआ है कि यह सुन्नी मत का अनुयायी था, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और देखते हैं, इनका जन्म बदख्शा में हुआ था और शिक्षा दीक्षा बल्ख में हुई थी। वह एक अप्रवासी के रूप में आजीविका की खोज में भारत आया था और हुमायूं की सेना में शामिल हो गया था। उसकी सेवाओं से खुश होकर हुमायूं ने इसे खान बाबा कहा था और बाद में अकबर भी इसी नाम से इन्हें संबोधित करता था। तो ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन इसमें सही कौन सा है? सिर्फ दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला सही नहीं है, ये शिया मत को मानता था, सुन्नी मत को नहीं। तो इस आधार पे हम कौन से विकल्प का चयन करेंगे? बी वाले का, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 372 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। ये पहला कथन है। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1554 को हुआ था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 16वां शासक था और हेमू रेवाड़ी का निवासी था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। ये सारी बातें पानीपत के द्वितीय युद्ध के आसपास घूमती हैं और ये हेमू से संबंधित है। आपको बताना है इसमें से सही कौन है। सभी सही है या फिर कुछ ही सही है, केवल पहला, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा और चौथा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा, मतलब ए वाला। कैसे होगा? व्याख्या देखते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और कहाँ कहाँ हुआ था, मतलब किसके किसके बीच? तो आप जानते हैं कि ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ था और इस विजय का श्रेय बैरम खां को दिया जाता है। मतलब ये जो जीत हुई थी इसमें बैरम खां की बड़ी भूमिका थी। तो इसके आधार पे इसमें दूसरा वाला गलत हो जाता है।
हेमू का मूल जो नाम था वो हेमचंद्र था, ये रेवाड़ी का निवासी था, तो चौथा बिल्कुल ठीक है। यह जाति का बनिया था और आरंभिक दिनों में यह नमक बेचता था। स्वामी आदिल शाह की ओर से 24 युद्धों में इसने भाग लिया था और 22वें में इसे सफलता मिली थी। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां और अंतिम शासक था। ये 14वां था, न कि 16वां, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाता है। और देखिए, यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था, मतलब ये हिंदू धर्म के तौर पे अगर देखा जाए तो अंतिम शासक था। तो इस आधार पे इसमें पहला और चौथा सही है, इसमें दूसरा और तीसरा ये दोनों ही गलत है, ये सही नहीं है, सिर्फ पहला और चौथा ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 373 को देखिए। बैरम खान ने अकबर के 3 विकल्पों में से किस विकल्प को चुना था? अकबर ने इन्हें 3 ऑप्शन दिए थे, कौन से ऑप्शन को इन्होंने सेलेक्ट किया था? कालपी और चंदेरी जिलों में सूबेदारी का पद, शाही दरबार में शहंशाह के विश्वस्त सलाहकार का पद, इसके अलावा मक्का के लिए प्रस्थान। कालपी और चंदेरी के जिलों में, मतलब ये जो जिले थे, यहाँ पर सूबेदार के तौर पे, या फिर शाही दरबार में शहंशाह के विश्वस्त सलाहकार के तौर पे, या फिर मक्का के लिए, मतलब हज यात्रा के लिए निकलना। इन विकल्पों में से बैरम खान ने क्या चुना? विकल्प आपके सामने हैं और जो कथन है वो भी दिया हुआ है, देख लीजिए और बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात तीसरा वाला, मक्का के लिए प्रस्थान। बैरम खान ने मक्का जाने की इच्छा व्यक्त की और अकबर ने अनुमति दे दी। बैरम खान यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं, किंतु मार्ग में ही गुजरात के पाटन नामक स्थान पर 31 जनवरी 1561 को, ये जो तारीख है 31 जनवरी 1561, मुबारक खां नाम के एक अफगानी युवक ने इनकी हत्या कर दी। बाद में अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उनके बच्चे अब्दुल रहीम का पालन पोषण किया। तो ये कुछ जानकारियां बैरम खां के बारे में थी। ये मक्का की यात्रा पर निकलते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। 1561 में इनकी हत्या कर दी जाती है एक अफगानी के द्वारा। और इसके बाद अकबर जो है इनके परिवार को संरक्षण देते हैं, इनकी पत्नी और इनके पुत्र को। तो ये कुछ जानकारियां थी। इसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने मक्का जाने के लिए जो स्वीकार था, मतलब प्रस्ताव था, उसे स्वीकार किया था। मक्का के लिए प्रस्थान इसका सही उत्तर होगा और इसके आधार पर जिस विकल्प का हम चयन करते हैं वो है सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 374 है, इसको देखिए। अकबर के विजय अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर का जो विजय अभियान था उसके बारे में कुछ कथन दिए हैं, 4 कथन है, देख लीजिए। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर का पहला आक्रमण चुनार पर हुआ था। आमेर का राजा भारमल तीसरा राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। आमेर का जो राजा था भारमल, वह तीसरे नंबर का राजपूत शासक था जिसने अकबर के अधीन होना स्वीकार किया। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला जो राजपूत था वो कछवाहा वंशीय भारमल था। सुरजन राय एकमात्र राजपूत था जिसे अकबर ने तवारा बजाने की छूट दे रखी थी। ये 4 कथन है, आपको बताना है इसमें से अकबर के विजय अभियानों के बारे में सही कौन सा है। जो कथन सही है उसका आपको चयन करना है। सभी सही है या कुछ ही सही है, देख लीजिए और बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात तीसरा और चौथा। इसमें तीसरा सही है और चौथा सही है। कैसे? तो आइए व्याख्या देखते हैं। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर का पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा में होता है, मतलब मालवा पर ये पहला आक्रमण करता है। और यहाँ पहला कथन दिया है कि चुनार पर होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। इसके बाद अकबर के समय में यहाँ का जो शासक था वो बाज बहादुर था। जिस समय अकबर ने यहाँ आक्रमण किया उस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था और इनकी जो राजधानी थी उसका नाम सारंगपुर था। बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती दोनों ही संगीत प्रेमी थे। बाज बहादुर यहाँ पराजित होता है इस युद्ध में और अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो जो अकबर का पहला आक्रमण था साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से, वो 1561 में होता है मालवा पे। तो पहला कथन गलत हो जाता है। और चलते हैं आगे। आमेर का राजा भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, ये पहला था। जिस समय अकबर अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो 20 जनवरी 1562 ईस्वी को राजा भारमल सांगनेर के निकट अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और अपनी स्थिति की सुरक्षा हेतु उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब यहाँ ये स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करता है और उसके बाद इसने अकबर के साथ अपने पुत्री के विवाह की इच्छा, मतलब यहाँ पे अपने पुत्री का विवाह करने की जो इच्छा है वो जाहिर की, एक तरह से प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने सांभर में
स्वीकार कर लिया और यहाँ पर राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई या इन्हीं को जोधाबाई भी कहा जाता है, इनके साथ विवाह कर लिया। जोधाबाई के साथ इनका विवाह हो जाता है, जिनका पुराना नाम हरखाबाई था। और अकबर के साथ किसी राजपूत राजकुमारी का यह प्रथम विवाह था। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत ये कछवाहा वंशीय भारमल ही थे, जिन्हें कि बिहारी मल भी कहा जाता था। तो यहाँ स्वेच्छा से ये अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और इसके आधार पर हम सी वाले कथन का चयन करते हैं। तीसरा और चौथा इसमें सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला और दूसरा ये दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 375 को देखिए। अकबर की विजयों का सही कालानुक्रम बताइए। अकबर की जो जीत थी उनका सही कालक्रम हमें बताना है। मेड़ता है, मेवाड़ है, गढ़कटंगा है, रणथंभौर है और कालिंजर है। ये अलग अलग स्थानों पर जो विजय दर्ज की गई थी उनका नाम दिया हुआ है। इसे व्यवस्थित करना है आपको, देख लीजिए कौन सा होगा इसमें से। 4 विकल्प है, सही उत्तर होगा डी। डी अर्थात मेड़ता, गढ़कटंगा, मेवाड़, रणथंभौर और कालिंजर। मेड़ता पर अधिकार मार्च 1562 में किया गया। मेड़ता आमेर का पड़ोसी राज्य था। अकबर के समय में मेड़ता का जो दुर्ग था वो जोधपुर के राव मालदेव के एक जागीरदार जयमल राठौर के नियंत्रण में था। मतलब यहाँ पर जयमल राठौर का नियंत्रण था, आधिपत्य था। गढ़कटंगा, जिसे कि गोंडवाना कहा जाता है, यह विजय 1564 में हुई। इस शक्तिशाली साम्राज्य का संस्थापक अमनदास गोंड था। अकबर के समय में वहाँ संग्राम सिंह की विधवा और महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती के संरक्षण में उनका अल्पायु पुत्र वीर नारायण राज्य कर रहा था। दुर्गावती रानी के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके अलावा मेवाड़ विजय ये 1568 की है। यहाँ सिसोदिया वंश का राज्य था, इसे आप देख लीजिए। यहाँ पे सिसोदिया वंश का राज्य था और इस समय जो यहाँ पे शासक थे वो राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह थे। मेवाड़ विजय का जो सन है, यहाँ पर सन महत्वपूर्ण है, उसे याद रखिएगा, देख लीजिए। 1562, इसके बाद 1564, 1568 और इसी क्रम में 1569 और 1569, ये इनका सही क्रम है और इसी क्रम में इसे व्यवस्थित करना था। सबसे पहले इसमें मेड़ता आएगा, मेड़ता के बाद गढ़कटंगा, गढ़कटंगा मतलब गोंडवाना, इस नाम से भी दे सकता है। इसके अलावा मेवाड़ विजय है। मेवाड़ विजय में सिसोदिया वंश का वहाँ राज्य रहता है और उस समय जो राजा रहते हैं वो राणा सांगा के बेटे उदय सिंह रहते हैं। फिर रणथंभौर विजय की अगर बात करें तो इस समय हांडा राजपूत सुरजन राय का यहाँ शासन रहता है। और कालिंजर, इस समय रीवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में ये क्षेत्र रहता है। तो सबसे अंतिम अभियान कालिंजर का था। इस आधार पर इसका डी वाला होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 376 को देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करनी है। हल्दी घाटी की लड़ाई आप जानते ही हैं। यह युद्ध 18 जून 1576 में अकबर की शाही सेना और कीका के बीच लड़ा गया। अकबर की शाही सेना और कीका के बीच लड़ा गया। ये कीका कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। इस युद्ध में कीका की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन मुंतखाब उत तवारीख में मिलता है। ये ग्रंथ है, इसमें इस युद्ध का आंखों देखा हाल दर्ज है। कीका ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ये सब बातें हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में कही जा रही है। सही है इसका बी, अर्थात पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसमें सही है। कैसे सही है आइए देखते हैं व्याख्या। 1568 में उदय सिंह को पराजित कर अकबर ने यद्यपि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी एक बड़ा जो जमीन का टुकड़ा था, मतलब भूभाग था, वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। मतलब आधिकारिक तौर पर राजा को तो पराजित कर दिया और राजा को हराने के बाद मेवाड़ की जो राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी उस समय चित्तौड़गढ़ थी, तो उस पर अकबर का आधिपत्य हो जाता है, लेकिन अभी भी एक बड़ा क्षेत्र इसके नियंत्रण से बाहर रहता है। और 3 मार्च 1572 को गोगुंडा में राणा प्रताप सिंह, राणा तो उपाधि है, इनका असली नाम प्रताप सिंह था और इन्हें ही कीका कहा जाता था। तो ये कीका शब्द जो है ये किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये राणा प्रताप के लिए यूज हुआ है। इनका राज्याभिषेक होता है और इन्होंने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया। चूंकि चित्तौड़ पे पहले ही अकबर का आधिपत्य था, तो इसलिए इन्होंने राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया। बदायूनी ने, जो आसफ खां के अधीन एक योद्धा के रूप में युद्ध में भाग ले रहा था, उसकी किताब है मुंतखाब उत तवारीख। इसमें हल्दी घाटी की जो लड़ाई है उसका आंखों देखा हाल सुनाया गया है या लिखा गया है एक तरह से। यह युद्ध 18 जून 1576 में अकबर की शाही सेना और कीका के बीच, मतलब राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था।
शाही सेना का सेनापति राजा मान सिंह और साम्राज्य का मीरबख्श का मतलब सेनाध्यक्ष जो सेनापति होता है, और आसफ खां उप सेनापति था। यहाँ पर मान सिंह और आसफ खां ये सेना का नेतृत्व कर रहे थे और युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जा रहा था? राणा प्रताप के खिलाफ, जिन्हें कि कीका भी कहा जाता है। तो यहाँ जो वाक्य दिए हुए हैं इसमें से सही कौन कौन सा है? पहला और तीसरा, मतलब बी वाला, ये देख लीजिए, और ये वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 377 को देखिए। अकबर के गुजरात आक्रमण के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुजरात पर जो आक्रमण करने का कारण था उसके बारे में जो कथन है उस पर विचार करना है। वहां का शासक अयोग्य था, इस वजह से गुजरात पर आक्रमण किया गया। एतिमाद खां नामक एक शक्तिशाली अमीर ने अकबर को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था, मतलब आमंत्रित किया था। गुजरात एक समृद्ध प्रदेश था, मतलब समृद्धि के लालच में किया गया आक्रमण। या फिर गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का वर्चस्व था और वे हज यात्रा में आने वाले जो जहाज थे उसे लूटते थे, मतलब वहाँ लूटपाट का काम किया करते थे और उन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण किया गया। कारण क्या था हमें ये बताना है। सभी कारण थे या इसमें से कुछ ही थे? तो देख लीजिए, इसका डी वाला होगा, मतलब सभी। जितने भी यहाँ कारण दिए हैं वो सभी थे यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण करने की। ये चारों ही वजहें थी जिसकी वजह से अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 378 को देखिए। अकबर के विजयों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। काबुल, उड़ीसा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान ये स्थानों के नाम हैं। यहाँ पर जीत किस क्रम में हासिल की गई उस क्रम को हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहले काबुल, उसके बाद कश्मीर, इसके बाद सिंध, फिर उड़ीसा और अंत में बलूचिस्तान। व्याख्या देख लीजिए। काबुल 1581, इसके बाद कश्मीर 1586-87 और इसी क्रम में सिंध 1591, उड़ीसा 1592, बलूचिस्तान ये 1595। ये क्रम है और इसी क्रम में विजय हासिल की गई थी अकबर के द्वारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 379वें प्रश्न को देखिए। 1581 का जो वर्ष था वह अकबर के लिए सबसे ज्यादा संकटमय वर्ष माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा संकटकालीन वर्ष था, यहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिंध सागर नामक किले का निर्माण अकबर ने कश्मीर विजय के दौरान करवाया था। ये जो सिंध सागर नाम का किला है ये अकबर ने कश्मीर विजय के दौरान बनवाया था। अकबर के समय में उड़ीसा लोहानी जाति के अफगान परिवार के नियंत्रण में था। उस समय उड़ीसा पर अफगान परिवार का नियंत्रण था और ये अफगान लोहानी जाति के थे। मान सिंह पहला मुगल अधिकारी था जो काबुल का सूबेदार बना। ये 4 कथन है, आपको बताना है सही कौन सा है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला, तीसरा और चौथा। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। तो 1581 का वर्ष ये अकबर के लिए सर्वाधिक संकटमय वर्ष माना जाता है। ये सबसे ज्यादा संकट से भरा हुआ समय था। क्यों था? क्योंकि इसी वर्ष अकबर के सौतेले भाई और काबुल के शासक मिर्जा मोहम्मद हकीम ने विद्रोहियों को इकट्ठा कर सिंहासन को प्राप्त करने की कोशिश की थी, मतलब राज्य हड़पने का प्रयास किया था। विद्रोहियों में एक जौनपुर का काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था। और विद्रोहों को दबाने के बाद अकबर स्वयं शाही सेना को पुनर्संगठित करने के लिए नौ रोहताज में रुक जाता है। मतलब विद्रोह इतना तगड़ा था कि इसकी वजह से जो सेना थी उसमें भी काफ़ी अव्यवस्था फैल जाती है और उसे फिर से संगठित करना पड़ता है। अकबर को यहाँ उसे व्यवस्थित करने की कोशिशें करनी पड़ती हैं और इसके लिए वो फिर से रुक जाता है नौ रोहताज में। इसी समय इसने सिंध नदी के किनारे सिंध सागर नामक किले का निर्माण करवाया। तो ये कश्मीर विजय के दौरान नहीं करवाया गया था। सिंध सागर जो किला है इसका निर्माण इसी युद्ध यात्रा के दौरान, जो विद्रोह को दबाने के लिए की गई यात्रा थी, इसके दौरान किया गया था, न कि कश्मीर विजय के दौरान। तो इस आधार पे दूसरा गलत हो जाता है। और देख लीजिए, अकबर के समय, मतलब अकबर का जो शासनकाल था, इस समय उड़ीसा लोहानी जाति के अफगान परिवार के नियंत्रण में था और उस समय वहाँ का शासक कुतलू खां था जो कि एक स्वतंत्र शासक था। ये बड़ी बात होती है, इतने बड़े सम्राट के अधीन अगर एक बड़ा साम्राज्य चल रहा है तो उस समय स्वतंत्र शासकों का होना ये काफ़ी मायने रखता है। तो ये कुतलू खां था जो कि एक स्वच्छंद राजा था और इसका संबंध अफगान परिवार से था, मतलब अफगान परिवार से ये संबंध रखता था, लोहानी जाति का था। तो इस आधार पे और सब कथन सही है, सिर्फ दूसरा गलत है और इसका ए वाला उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 380वें प्रश्न की ओर। उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर बंगाल सूबा का एक सरकार
बनाया गया। सरकार का मतलब यहाँ जिले से है और ये 1590 में ऐसा काम किया गया, मतलब उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और बंगाल सूबे का एक जिला बना दिया गया। ये काम 1590 में किया गया। इस कथन का कहने का मतलब ये है। रोशनाई संप्रदाय के लोग इस्लाम धर्म में विश्वास करते थे। रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक को अकबर ने पीर रोशन की उपाधि दी थी। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। जो 3 कथन है, सही कौन सा है आपको पहचानना है। विकल्प आपके सामने है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी अर्थात कोई नहीं। इसमें से तीनों ही कथन जो है वो गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। तो उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में शामिल तो किया गया था और बंगाल का एक सूबा बना दिया गया था, मतलब बंगाल सूबे का एक जिला बना दिया गया था। बंगाल एक पूरा सूबा था, उसका एक जिला जिसे कि सरकार कहा जाता था, उस रूप में उड़ीसा को बनाया गया। लेकिन ये काम 1590 में नहीं होता है, ये काम 1592 में होता है। तो यहाँ सन गलत दिया है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। और रोशनाई संप्रदाय की अगर बात करें तो ये इस्लाम का विरोध करते थे। इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर बंगाल सूबा का एक जिला बना दिया गया और ये काम 1592 ईस्वी में किया गया। बायजीद नामक एक विधर्मी अनुयायी थे। ये देख लीजिए, बायजीद नामक एक विधर्मी के अनुयायी ये रोशनाई संप्रदाय के लोग कहलाते थे। 1560 में स्वयं को पैगंबर घोषित कर इस्लाम के विरुद्ध अपने मत का इन्होंने प्रतिपादन किया और उसने अनेक लोगों को अपना शिष्य बनाया तथा स्वयं को पीर रोशनी की उपाधि से सम्मानित किया। तो यहाँ पर जो पीर रोशनी या पीर रोशन की उपाधि है, ये रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक को अकबर नहीं देते हैं, बल्कि ये स्वयं ही इसे धारण कर लेता है। और रोशनाई संप्रदाय के जो लोग थे वो इस्लाम का विरोध करते थे, ये विद्रोही विचारधारा के थे। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? बायजीद है। और देखिए, इसलिए बायजीद को रोशनाई संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, मतलब इसी ने सब कुछ किया था, सब कुछ इसी का किया धरा था, इसलिए ये संस्थापक है। 1585 इनका सन है। तो इस आधार पर इसमें डी वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही गलत है। रोशनाई संप्रदाय के लोग इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसकी शिक्षाओं का विरोध करते थे। और इसका जो संस्थापक था वो बायजीद था, जिसने पीर रोशनी की उपाधि खुद ही धारण की थी। अकबर के द्वारा इसे ये उपाधि नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 381वें प्रश्न की ओर। यूसुफ जइयों का दमन करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर ने यूसुफ जइयों के दमन के लिए सबसे पहले राजा टोडरमल और मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। आपको याद होगा, यूसुफ जइयों का ही दमन करते हुए बीरबल की मृत्यु होती है। बीरबल इस अभियान में भेजे जाते हैं और वहां वे मारे जाते हैं। यूसुफ जइयों का नेतृत्व अब्दुल्ला खां उज्बेक कर रहा था। इसी युद्ध में अब्दुल्ला खां उज्बेक मारा गया। ये 3 कथन है, आपको बताना है कि सही कौन सा है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात केवल दूसरा। यूसुफ जइयों का नेतृत्व अब्दुल्ला खां उज्बेक कर रहा था, केवल यही सही है, बाकी सब गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। तो अकबर ने यूसुफ जइयों के दमन के लिए सबसे पहले जैना खां और बीरबल के नेतृत्व में सेना भेजी थी और इसी युद्ध में बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, वह मारे जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अकबर ने राजा टोडरमल और मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। यूसुफ जइयों का नेतृत्व अब्दुल्ला खां उज्बेक कर रहा था और ये जो दूसरा अभियान था, इसमें यूसुफ जई बुरी तरह से पराजित होते हैं और अंत में अब्दुल्ला खां उज्बेक ने अकबर के साथ मित्रता कर ली। यहाँ पर ये मारा नहीं जाता है, बल्कि मित्रता कर लेता है। तो यहाँ यूसुफ जइयों के खिलाफ जो अभियान थे उसके संबंध में चर्चा की गई थी। इसमें सही कौन सा है? केवल दूसरा, अर्थात बी वाला विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 382वें की ओर। अकबर ने दक्षिण के किस राज्य में भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करवाई थी? मतलब अकबर ने दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, ये हर शासक के लिए चुनौती बन जाता था। दिल्ली में शासन करने वाले हर राजा या हर सुल्तान के लिए जो दक्षिण भारत का इलाका होता था वो एक बड़ा चैलेंज होता था, यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करना, ये बड़ी बात थी। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्र में मतलब कौन कौन से राज्य थे जहाँ पर दूत मंडल अकबर ने भेजा था और मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करवाई थी? खानदेश है, अहमदनगर है, बीजापुर है और गोलकुंडा है। आपको कोड का उपयोग करके सही उत्तर तक पहुँचना है। केवल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कौन सा इसमें सही होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला, खानदेश। कैसे? व्याख्या देखते हैं। 1591 में अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनके शासकों के पास अपने दूत मंडल को भेजा था। और ये जो दूत मंडल था ये किस उद्देश्य से गया था? तो मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करवाने के
प्रस्ताव को लेकर ये वहाँ तक गया था, जिसमें से कि केवल खान देश के शासक राजा अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, बीजापुर और गोलकुंडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन कीमती उपहार भेंट किए। अहमदनगर ने न तो स्वीकार किया और न ही उपहार भेजा, मतलब अहमदनगर पूरी तरह से नकार गया। तो यहाँ पर सौहार्द अगर दर्शाने की बात की जाए तो वो बीजापुर और गोलकुंडा ने दर्शाया। अधीनता किसने स्वीकार की? तो खान देश ने की। और जो एकदम से रूखा बर्ताव करता है वो अहमदनगर रहता है। तो दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में यहाँ कुछ चर्चा थी और इसके आधार पर इसमें हम चयन करते हैं ए वाले विकल्प का, केवल पहला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 383 को देखिए। अकबर ने अहमदनगर अभियान के संदर्भ में, मतलब अकबर का जो अहमदनगर अभियान था उसके बारे में यहाँ कुछ कथन है, उस पर चर्चा करनी है। अकबर ने दक्षिण भारत में पहला अभियान अहमदनगर के खिलाफ किया था। ये पहला अभियान था। इस अभियान में, मतलब इस अभियान के लिए अकबर ने 1593 में 2 मुगल सेनाएं भेजी थी। नवंबर 1595 में दोनों सेनाएं अहमदनगर पहुंच गई थी और घेरा डाला था, मतलब उसके चारों ओर घेराबंदी की थी। 23 दिसंबर 1595 को शाहजादा मुराद और चांद बीबी के बीच में संधि हो जाती है। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है और कथन आपके सामने है। चांद बीबी ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ जो विकल्प है उन्हें देखिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात बी वाला। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। चौथा गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। अकबर ने दक्षिण में अपना पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध किया था। आपने पीछे देखा कि अहमदनगर ने इसकी अधीनता नहीं स्वीकारी और न ही उपहार भेजे, मतलब न तो मित्रता करना मंजूर किया और न ही अधीनता स्वीकार करना। तो ऐसे में युद्ध होना स्वाभाविक था। इस अभियान के लिए अकबर ने 1593 में 2 मुगल सेनाएं भेजी थी। एक का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना और दूसरे का नेतृत्व शहजादा मुराद कर रहे थे। ये 2 अलग अलग टुकड़ियों को भेजता है, मतलब सेना की टुकड़ियां रहती हैं। 23 फरवरी 1596 को शाहजादा मुराद और चांद बीबी के बीच में संधि हो जाती है। यहाँ पर जो संधि होती है वो शाहजादा मुराद और चांद बीबी के बीच में होती है, लेकिन कब होती है? ये होती है 1596 को, और यहाँ दिया हुआ है 1595। सन गलत दिया है, इसलिए चौथा गलत हो जाता है। और देखते हैं, जिसके अनुसार मुगलों ने बुरहानुल मुल्क के पुत्र नहीं रहता है, माफ कीजिएगा, बुरहानुल मुल्क के शिशु पौत्र बहादुर शाह को, ये शिशु रहता है, मतलब शिशु का मतलब है काफ़ी छोटा रहता है उम्र में, इस बहादुर शाह को चांद बीबी के संरक्षण में अहमदनगर का वैध शासक मान लिया था। यहाँ जो संधि होती है मुराद और चांद बीबी के बीच में, पहले घनघोर लड़ाई होती है, उसके बाद में समझौता होता है। तो इसमें जो ये अल्पवयस्क शिशु रहता है जिसका नाम है बहादुर शाह, इसे चांद बीबी का संरक्षण मिलता है और इसे मुगल साम्राज्य के अधीन यहाँ पर शासक के रूप में स्वीकारा जाता है। और देखिए, बदले में अहमदनगर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब ये अहमदनगर का वैध शासक तो बनता है, लेकिन अहमदनगर अब आज़ाद नहीं रह जाता है। इसके अलावा मुगल साम्राज्य को बरार का क्षेत्र दे दिया गया, किंतु यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई, मतलब इसमें ज़्यादा स्थिरता नहीं थी। शाही सेना ने मई 1599 में पुनः घेरा डाला और चांद बीबी संधि के लिए सहमत हुई, किंतु इस बीच जीता खां नामक एक हिजड़े ने चांद बीबी की हत्या कर दी। चांद बीबी का इसमें मर्डर हो जाता है और इसके साथ ही अहमदनगर का पतन हो जाता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें थी अहमदनगर के बारे में, और यह जो अभियान था इसके संदर्भ में इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 384 को देखिए, ये 383वां था। मुगल साम्राज्य में दान देश के संदर्भ में कौन सा प्रदेश शामिल था? मतलब दान देश में इनमें से कौन सा प्रदेश शामिल होता था? ये दान देश क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले यहाँ जगहों के नाम देखिए। खान देश है, अहमदनगर है, मालवा है और बरार है। कौन सा इसमें से शामिल था? मतलब कौन कौन सही है, इसकी तलाश आपको करनी है। विकल्प देख लीजिए, चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात चारों ही, मतलब खानदेश, अहमदनगर, मालवा और बरार। व्याख्या देखिए। अकबर ने दक्षिण में विजित खानदेश, बरार, अहमदनगर के 3 प्रदेशों को गठित किया, मतलब इन्हें 3 प्रदेशों के रूप में गठित किया, तथा शहजादा दानियाल को इन तीनों प्रांतों और पश्चिमी भारत, जिसमें कि गुजरात और मालवा आते थे, वहां का सूबेदार नियुक्त किया। यहाँ के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये दानियाल रहता है। और दानियाल के ही नाम पे दक्कन के सभी मुगल क्षेत्र जहाँ पे मुगलों का आधिपत्य था, इनका सम्मिलित नाम दान देश रखा जाता है, मतलब इन्हें दान देश कहा जाता है। क्यों इनका ऐसा नाम है? तो इनका जो शासक है उसके नाम पे, दानियाल के नाम पे। तो इस आधार पे इसमें डी वाला सही है, ये चारों ही इसमें शामिल थे।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 385 को देखिए। अकबर के साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण विजय के बाद साम्राज्य में कुल प्रांतों की संख्या 16 थी। इन प्रांतों के उत्तर में, मतलब इन प्रांतों में उत्तर के क्षेत्र में या उत्तर दिशा में अगर कह लीजिए तो वो 12 थे, मतलब 12 संख्या में ये उत्तरी दिशा में थे। और बलूचिस्तान और सिंध में, यहाँ आप देख लीजिए, बलूचिस्तान और सिंध मुल्तान सूबा के सरकार थे, ये कथन है। कश्मीर और कंधार काबुल सूबा के सरकार थे। बलूचिस्तान और सिंध को कहा गया है कि ये मुल्तान सूबा के अंतर्गत आते थे और कश्मीर और कंधार ये काबुल के अंतर्गत आते थे। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। कैसे? व्याख्या देखिए। अकबर ने दक्षिण विजय के बाद अपने राज्यों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। इसके साम्राज्य में प्रांतों की कुल संख्या 15 थी, न कि 16। तो यहाँ 16 देकर पहला कथन गलत कर दिया है। उत्तर में 12 थे, जो प्रांत थे उनकी संख्या उत्तर दिशा में 12 थी। कौन कौन सी? बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और अहमदाबाद। इसके अलावा दक्षिण में 3 राज्य थे, अहमदनगर, खानदेश और बरार। तो ये कुछ बातें थी। और देख लीजिए, उत्तर में इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी, तो इसलिए दूसरा सही हो जाता है। इसके आधार पर इसमें विकल्प कौन सा होगा? बी वाला होगा। बी वाला मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन पहला सही नहीं है, यहाँ 16 नहीं होगा बल्कि 15 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 386 को देखिए। दीन ए इलाही की सदस्यता के संदर्भ में, दीन ए इलाही एक धर्म है जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया। इसकी सदस्यता के बारे में कुछ कथन है, उन पे विचार करना है। सदस्यता द्वारा सभी धर्म के लोगों के, मतलब यहाँ पे सदस्यता का जो द्वार था वो सभी धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ था। चाहे कोई भी किसी धर्म का हो, इस धर्म को स्वीकार कर सकता था, मतलब इसमें कोई पाबंदियां नहीं थी। और शिष्यता ग्रहण करने का दिन शुक्रवार निश्चित किया गया, मतलब शुक्रवार के दिन ही इसमें मुरीद बना जा सकता था। इसके सदस्य जब एक दूसरे से मिलते थे तो अल्लाह अकबर या जल्ले जलालू के नाम से एक दूसरे को संबोधित करते थे, मतलब ये संबोधन होता था आपस में मिलने पर, ये अभिवादन का तरीका होता था एक तरह से। इसके सदस्यों को 3 चरणों को पूरा करना होता था, मतलब 3 चरण होते थे जिससे गुजर कर जो व्यक्ति होता था वो इस धर्म में पूरी तरह शामिल होता था। ये 4 कथन है आपके सामने जो कि दीन ए इलाही धर्म के बारे में कहे गए। आपको बताना है सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहला और तीसरा। सदस्यता का जो द्वार था वो सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला था। इसके अलावा इसके सदस्य जब आपस में मिलते थे तो अल्लाह अकबर तथा जल्ले जलालहू कह के एक दूसरे को संबोधित करते थे। ये दोनों सही है और दूसरा चौथा गलत है, ऐसा कहा गया है। आइए देखते हैं कैसे। दीन ए इलाही की शिष्यता ग्रहण करने का जो दिन था वो रविवार निश्चित किया गया था और यहाँ दिया है शुक्रवार, दूसरा वाला, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। और इस दिन, मतलब इस दिन रविवार के दिन सदस्यता ग्रहण करने वाले जो नवागंतुक होते थे, मतलब नए लोग जो आते थे, वह हाथ में पगड़ी लेकर बादशाह के चरणों में अपना शीश रख देते थे और बादशाह उसे उठाकर अपने हाथों से पगड़ी उसके सिर पर रखता था, मतलब पगड़ी पहनाने का काम जो था वो बादशाह करता था, तथा गुरु के रूप में उसे गुरु मंत्र देता था। दीन ए इलाही के सदस्यों को 4 चरणों अर्थात चहार गाना ए इल्खास इसे पूरा करना होता था। ये 4 चरण कौन कौन से थे? तो जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म, ये 4 चरण इसे पूरे करने होते थे। तो इसमें सही कौन कौन सा होगा? पहला और तीसरा। इसके आधार पे हम सी का चयन करेंगे। इसका सी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न ये रहा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 387 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगरा में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय, मतलब बृहस्पतिवार की जो शाम रहती थी उस समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श होता था, अर्थात गोष्ठी होती थी। प्रारंभ से ही इसमें सभी धर्मों के धर्मशास्त्री भाग लेते थे। ये कुछ कथन है, आपको बताना है सही कौन सा है। विकल्प आपका यहाँ सामने दिख रहा है, 4 विकल्प है और इसमें से डी वाला होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, व्याख्या देखते हैं। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, जिसे कि पूजा गृह कहा जाता है, उसका निर्माण किया। तो ये आगरा में नहीं हुआ है। इसके अलावा इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श होता था। और देखिए, यह जो क्षेत्र था
इसके बारे में चर्चा की जाए तो प्रारंभ में यह केवल मुसलमान शेख सैयदों और उलेमाओं तक ही सीमित था। जहाँ पर इबादत खाने का निर्माण किया गया, यहाँ पर सिर्फ उलेमा और जो शेख और सैयद होते थे वही आ सकते थे। लेकिन 1578 ईस्वी में इसे सभी धर्मावलंबियों के लिए, मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया। तो बाद में ये अन्य धर्मों के लिए खुलता है, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ जो मुसलमान मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए खुला रहता है। तो इसमें सही कौन कौन सा है? इसका डी वाला उत्तर सही नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसमें से कुछ ना कुछ तो सही है। कौन कौन से सही है जरा पहचानिए। इसका डी वाला विकल्प नहीं होगा, इसमें डी नहीं होगा। तब क्या होना चाहिए? देखिए, आगरा में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। तो देखिए फतेहपुर सीकरी जो है, जहाँ पर ये इबादत खाना है, आपने देखा, ये देखिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया गया। तो ये आगरे के ही अंतर्गत आता है, आप जानते हैं। तो इसमें पहला वाला सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, सिर्फ तीसरा गलत है। पहला और दूसरा इसमें ठीक है, और पहला दूसरा सही है। तो इसमें से कोई भी विकल्प हमारा मैच नहीं कर रहा है। अगर ये पूछता कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ये सी वाला हो जाता, केवल तीसरा वाला इसमें सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि प्रारंभ से ही इसमें सभी धर्मों के धर्मशास्त्री या धर्मावलंबी ये भाग नहीं लेते थे। बाद में ऐसा होने लगा, शुरुआत में सिर्फ इस्लामी लोग ही यहाँ जाते थे। पहला दूसरा इसका सही है। तो अगर सही कथन की बात की जाए तो इसका 1 और 2 होगा। 1 और 2 इसमें सही होगा, तीसरा यहाँ गलत होगा। तो इसका उत्तर देख लीजिए, 1 और 2 होगा। पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका डी वाला नहीं होगा। प्रश्न संख्या 388 को देखिए। इबादत खाने में भाग लेने वाले प्रमुख आचार्यों का सही मिलान कीजिए। अलग अलग धर्मों के जो धर्माचार्य होते थे वो बाद में इसमें हिस्सा लेने लगे हैं, तो उनका हमें सही मिलान करना है। धर्मों के नाम सूची 1 में दिए हैं और जो धर्माचार्य हैं उनके नाम सूची 2 में दिए हैं। देख लीजिए, हिंदू है, मतलब धर्म के तौर पे हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी है और जैन है। दस्तूर जी, मेहर जी राणा, हरविजय सिंह सूरी और जिनचंद्र सूरी, इसके अलावा पुरुषोत्तम और देवी, रुडोल्फ अकाबीबा, एंटोनी मॉनसेराट, ये व्यक्तियों के नाम है जो कि धर्म गुरु हैं। और धर्म के नाम आपको सूची 1 में दिख रहे हैं, इनका सही मिलान करके आपको बताना है। बताइए, ये सभी जो है ये इबादत खाने में भाग लेने वाले प्रमुख आचार्य थे। सोच कर बताइएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसका उत्तर होगा बी अर्थात CDAB। इसका जो विकल्प है वो CDAB वाला होगा। अब CDAB का मतलब क्या है, इसे सूची को देख लीजिए। पहले वाले का C, दूसरे वाले का D, तीसरे वाले का A और चौथे वाले का B। ये इसका सही क्रम होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 389 को देखिए। अकबर के आमंत्रण पर आए ईसाई मिशनरियों का सही मिलान कीजिए। अकबर ने इन्हें इनविटेशन दिया था। ये ईसाई मिशनरियाँ थी जो कि धर्म प्रचार के लिए आई थी। इनका पहला मिशन, दूसरा मिशन और तीसरा मिशन ये सूची 1 में वर्गीकृत है। सूची 2 में इससे संबंधित जो संत थे उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि एडवर्ड लैटाने और क्रिस्टोफर डी वागा। इसके अलावा रिडोल्फ अक्का, एंटोनी मॉनिसराट, इसके अलावा एना रिकेज। ये 3 व्यक्तियों के नाम हैं। ये सभी क्या हैं? ये धर्माचार्य हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम आप पीछे देख भी चुके हैं। पहला मिशन है, दूसरा मिशन है और इसके अलावा तीसरा मिशन है। एडवर्ड लैटाने हैं, क्रिस्टोफर डी वागा हैं, इसके अलावा रिडोल्फ अक्का हैं और एंटोनी मॉन्सरैट है, इसके अलावा एनरिकेज है। और तीसरे नंबर पर अगर देखें तो जेवियर है, पिनहेरो है और बेनेडिक्ट डी गोएज है। आपको बताना है सही मिलान क्या होगा। पहला कौन था, दूसरा कौन था और तीसरे क्रम में कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, BAC। पहले वाले का B, दूसरे वाले का A और तीसरे वाले का C। इस क्रम में इसे मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी व्याख्या पहले देख लीजिए। पहला मिशन 19 फरवरी 1580 को फतेहपुर सीकरी पहुंचा। इस मिशन में रिडोल्फ अक्का, एंटोनी मॉन्सराट, इसके अलावा एना रिकेज शामिल थे। ये 3 व्यक्ति जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहले मिशन से संबंधित थे। इसके अलावा दूसरा मिशन 1591 से लेकर 1592 तक दरबार में रहा। इस मिशन में एडवर्ड लेटाने और क्रिस्टोफर डी वागा शामिल थे। तीसरा मिशन 1595 ईस्वी में ये आया था जेवियर, पिनहेरो और बेनेडिक्ट के नेतृत्व में। ये 3 इसके लीडर थे। तो इस आधार पे हमने सी वाले विकल्प का चयन किया है, BAC। पहले वाले का इसमें B होगा और इसी क्रम में A और C। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 390 नंबर के प्रश्न को देखिए। खतरगच्छ संप्रदाय के
किस जैना, यहाँ पर देख लीजिए, खतरगच्छ संप्रदाय के किस जैनाचार्य को अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ये एक संप्रदाय है, इसके जो आचार्य हैं उसमें से किसे अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था। 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं। हरविजय सूरी है, जिनचंद्र सूरी हैं, शांति चंद्र हैं और विजय सेन है। आपको बताना है इसमें से कौन कौन शामिल हैं, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात केवल दूसरा, अर्थात जिनचंद्र सूरी। व्याख्या देख लेते हैं। खतरगच्छ संप्रदाय के जैनाचार्य जिनचंद्र सूरी को 1591 ईस्वी में अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था तथा युग प्रधान की उपाधि दी थी। इन्हें युग प्रधान की उपाधि ये प्रदान करते। तो इनका नाम क्या है, जिनचंद्र सूरी है। इस आधार पे सिर्फ इसका दूसरा वाला सही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसमें व्याख्या देख लीजिए। अकबर ने जैनाचार्य हरविजय सूरी, जिन्हें उन्हें तपगच्छ गुजरात से आमंत्रित किया था, इन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो अलग अलग जो आचार्य हैं उन्हें अलग अलग उपाधियों से नवाजा गया है। तो ये जो युग प्रधान की उपाधि है ये किसके नाम है, तो ये जिनचंद्र सूरी के नाम है। इसके अलावा हरविजय सूरी को कौन सी उपाधि दी गई है, तो ये जगत गुरु की उपाधि है। इसके अतिरिक्त अकबर अन्य जैनाचार्य जैसे कि शांति चंद्र, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय और जय सोम उपाध्याय से भी मिल चुके थे, इनसे भी मुलाकात की थी। तो अलग अलग धर्मों का आदर करना ये अकबर का स्वभाव था, और उसी का ये एक नमूना आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पे। इसका बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 391 को देखिए। अकबर और पारसी धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारसी धर्म और अकबर के बीच में कैसा तालमेल था, इसके बारे में 3 कथन हैं। अकबर ने पारसी पुरोहित नवसारी के दस्तूर जी मेहर जी राणा से मुलाकात 1586 में की थी। दस्तूर जी राणा को 200 बीघा जमीन जीविकोपार्जन के लिए दी गई थी। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी जो पारसी परंपराएं थी उनकी शुरुआत की, उन्हें प्रारंभ किया। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। पहला सही है, मतलब केवल एक सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है या फिर सभी सही है। तो देखिए सभी तो इसमें सही हो नहीं सकते, या होंगे, बताइए। 3 कथन आपके सामने है, कौन कौन सा सही है, सभी सही है या कुछ ही सही है। देखिए इसका उत्तर दिया है बी, अर्थात दूसरा और तीसरा, लेकिन पहला गलत है। गलत क्यों है आइए देख लेते हैं। 1578 में, ये जो सन है ये 1586 नहीं है, 1578 है। इस समय अकबर ने सूरत में पारसी पुरोहित नवसारी के दस्तूर जी मेहर जी राणा से भेंट की थी। तो ये जो सन दिया था गलत दिया था, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दस्तूर जी राणा को 200 बीघा जमीन जीविकोपार्जन के लिए दी जाती है, और यह आदेश भी दिया जाता है कि इस भूमि को अपने लड़कों के भी नाम में कर सकते थे, मतलब अपने उत्तराधिकारियों को उस जमीन को सौंप सकते थे। पारसी धर्म के प्रभाव से बादशाह सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा, और झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी जो पारसी परंपराएं थी उनका प्रारंभ किया। तो इसमें दूसरा और तीसरा दोनों सही है। इसके आधार पे हम इसमें विकल्प बी का चयन करते हैं, दूसरा और तीसरा। इसे देख लीजिए, और इसकी व्याख्या आप देख ही चुके हैं। प्रश्न संख्या 392 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने है। सूफी संप्रदायों में अकबर चिश्तिया मत के ज्यादा निकट था। जो सूफी संतों का एक पूरा काफिला था, उसमें जो चिश्तिया मत था, चिश्ती मत के लोग जो संत लोग थे, उनके अकबर ज्यादा निकट था। इसके अलावा अकबर सलीम चिश्ती का परम भक्त था। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद से अकबर ने स्वयं 22 जून 1589 को प्रवचन मंच से अपने ही नाम का खुतबा पढ़ा था। ये कथन दिया हुआ है। और महजर पत्र का प्रारूप ये अबुल फजल ने तैयार किया था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। जो 4 कथन दिए हैं कौन सा ठीक होना चाहिए। विकल्प आपके सामने है और जो कथन है वो भी आपके सामने है। केवल पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, केवल तीसरा चौथा या फिर सभी, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ए वाला मतलब पहला और दूसरा, पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा सही नहीं है। तीसरे और चौथे कथन में कुछ न कुछ कमियां हैं। देखिए तीसरे वाले में जो तारीख दिया है वो सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद से प्रधान पुरोहित को हटा दिया था, पदच्युत कर दिया था, मतलब इनके पद से इन्हें बेदखल कर दिया था। और 22 जून 1579 को स्वयं प्रवचन मंच से अपने ही नाम का खुतबा पढ़ा था। वह खुतबा मतलब वह खुतबे का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, उसका जो स्वरूप था उसे बदलना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। 2 माह के बाद सितंबर 1579 में समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए
एक महजरनामा और घोषणा पत्र जारी करवाया, जिसके अनुसार उलेमा के मतभेदों की दशा में अकबर को इमाम आदिल के रूप में स्वीकार किया गया था। इसमें अगर उलेमा स्वीकृति नहीं देते हैं तो ऐसे में अकबर के पास इमाम आदिल का पद है, और इस दस्तावेज में उसे अमीर उल मोमिनीन कहा गया था। तो ये सब अकबर ने कुछ इंतजाम किए थे उलेमाओं के विरोध से बचने के लिए। महजर पत्र का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था, और यहाँ जो दिया हुआ है व्यक्ति का नाम वो क्या है, अबुल फजल है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और देख लीजिए, तथा उसे जारी करने की प्रेरणा स्वयं मुबारक तथा उसके दोनों पुत्र अबुल फजल और फैजी के द्वारा दी गई थी। तो अबुल फजल ने प्रेरणा दी थी, लेकिन इसे तैयार करने का काम जो है वो शेख मुबारक करते हैं। तो इस आधार पे इसमें जो अंतिम वाले दोनों कथन है वो गलत हो जाते हैं, मतलब तीसरा चौथा, और पहला दूसरा बिल्कुल सही है। तो हम ए वाले विकल्प का चयन करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 393 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मिथ और वूल्जगे, इनको हेग भी कहा जाता था, इन्होंने मजहर को अचूक आज्ञा पत्र की संज्ञा दी है। ये एक प्रकार का धार्मिक पत्र होता था। तो इन दोनों विद्वानों ने, मतलब स्मिथ और हेग ने, मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा है, मतलब ये कभी चूक नहीं सकता, इसी उद्देश्य से बादशाह ने इसे बनवाया है। दीन ए इलाही संप्रदाय का प्रधान, मतलब जो हेड होता था वो कौन होता था, यहाँ पे शेख मुबारक का नाम लिखा हुआ है। ये प्रधान पुरोहित के रूप में या मुख्य पुजारी के रूप में दीन ए इलाही संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आईने अकबरी में कुल 18 लोगों का नाम मिलता है जिन्होंने दीन ए इलाही को पूरी तरह से स्वीकार किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। ये दीन ए इलाही के बारे में 3 कथन हैं और ऊपर मजहर के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, बताइए। और इसका उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला, तीसरा और चौथा। इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। आइए देखते हैं कैसे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी, और इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य बनाना था। इस नवीन संप्रदाय के जो प्रधान पुरोहित थे वो अबुल फजल थे, न कि शेख मुबारक। इसलिए जो पुरोहित का नाम दिया है वो गलत है, और इसके आधार पे जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है। बाकी सब इसमें ठीक है, और बाकी सब ठीक है तो इसका ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 394 को देखिए। मजहर पत्र के प्रारूप पर निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर है? सद्र उस सुदूर अब्दुल नबी, ये पहला नाम है। दूसरा नाम है जलालुद्दीन मुल्तानी का। तीसरा नाम है शेख मुबारक का, और चौथा नाम है सदरे जहां गाजी खां बदख्शी का। ये 4 व्यक्तियों के नाम हैं जिनके हस्ताक्षर यहाँ पर किस चीज पर है? मजहर पत्र पे। आपको बताना है किस किस का नाम इसमें सही दिया हुआ है, मतलब कौन कौन से लोग इसमें हस्ताक्षर करता थे। पहला, तीसरा, चौथा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, या तीसरा, या फिर सभी। और इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी लोगों के नाम दिए हैं ये सभी लोग इसमें शामिल थे। इसका डी वाला उत्तर होगा। कैसे होगा व्याख्या देखिए। मजहर पत्र के प्रारूप पर सद्र उस सुदूर अब्दुल नबी, इसके अलावा जलालुद्दीन मुल्तानी, शेख मुबारक, सदरे जहां गाजी, इनका खां बदख्शी भी नाम था, इसके अलावा मखदूम मुल्क आदि के हस्ताक्षर थे। इन लोगों के इस पे साइन थे। तो यहाँ जो नाम दिए हैं वो इससे मैच करते हैं, इसलिए डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 395 को देखिए। दीन ए इलाही के प्रमुख सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत शामिल हैं? यहाँ 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, पहचानना है आपको। देखिए, सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना, मतलब दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले लोग इसमें से किस किस सिद्धांत पर अमल करते थे? तो पहला है सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना, दानता और दानशीलता, इसके अलावा निम्न कोटि जातियों के साथ भोजन करना निषिद्ध था, मतलब वर्जित था, मना किया गया था, और ईश्वर से प्रेम तथा एकात्मकता के प्रति समर्पण। ये 4 सिद्धांत हैं। आपको बताना है कौन कौन सा इससे सम्मिलित है, मतलब इसमें शामिल है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात सभी। इसमें जितने हैं वो सभी सही हैं। ये सभी बातें दीन ए इलाही के बारे में कही गई हैं और उसके सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 396 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1582 में अकबर ने एक नया संवत, इलाही संवत जारी किया। 1582 में उसने ऐसा किया, इलाही संवत को जारी किया। अकबर के व्यक्तिगत वैद्य का नाम हकीम अली था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, और अकबर को उसकी मृत्यु के बाद अर्श आशियानी कहा गया। ये जो 4 कथन है आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। सभी सही है या कुछ ही सही है, बताइए।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, ऐसा कहा गया है। आइए देखते हैं कैसे। तो 1583 में अकबर ने एक नया संवत, इलाही संवत जारी किया था। तो ये जो सन है ये 1582 नहीं है बल्कि 1583 है। 4 अक्टूबर 1605 को अकबर अतिसार से पीड़ित हो जाता है, जिसे अकबर के व्यक्तिगत वैद्य, और व्यक्तिगत वैद्य का नाम हकीम अली था, यह पहचानने में विफल रहते हैं। मतलब इन्हें अतिसार की शिकायत हो जाती है, अर्थात पेचिश से ग्रस्त हो जाते हैं, और उसी की वजह से इनकी मृत्यु होती है। लेकिन इनके जो डॉक्टर रहते हैं, मतलब जो इनके फैमिली डॉक्टर रहते हैं, वो इस रोग को पहचान नहीं पाते। और अंत में 25 से 26 अक्टूबर 1605 को अर्धरात्रि में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। तो इसका मकबरा सिकंदरा में है, ये भी बात सही है। और इसमें इनके व्यक्तिगत वैद्य का नाम हकीम अली था। और अकबर को उसकी मृत्यु के बाद अर्श आशियानी कहा गया, ये भी सही है। लेकिन इलाही संवत के बारे में जो सन दिया है वो गलत है। इस आधार पे दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब हम विकल्प बी का चयन करते हैं। बी वाला इसका ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 397 को देखिए। प्रश्न है कि अकबर के अंतिम दिनों में घटित घटनाओं का सही कालानुक्रम यहाँ दिया हुआ है, मतलब उसे व्यवस्थित करना ये हमारा काम है। काल क्रम ये व्यवस्थित करना हमारा काम है। जो घटनाएं हैं वो दे दी गई। तो घटनाओं को देखिए। मुराज की मृत्यु, इसके बाद दानियाल की मृत्यु, शहजादा सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या और शेख मुबारक की हत्या। यहाँ पर कुछ हत्याओं और मृत्युओं का जिक्र है। आपको बताना है इसका सही कालक्रम क्या होगा, मतलब ये पहले इसमें से कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई, पहचानिए। विकल्प आपके सामने है और प्रश्न आपके सामने है। इसका डी वाला सही होगा, 4132। सबसे पहले शेख मुबारक की हत्या होती है 1593। इसके बाद मुराज की मृत्यु होती है 1599। इसके बाद शहजादे सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या होती है, ये 19 अगस्त 1602 की बात है। और दानियाल की मृत्यु होती है 1607 में। तो ये कुछ क्रम है और इसी क्रम में इसे व्यवस्थित करना था। ये देख लीजिए, इसका डी वाला विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 398 को देखते हैं। देखिए, अकबर की पत्नियों से उत्पन्न हुए किस पुत्र की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी? हसन, हुसैन, मुराज और दानियाल, बताइए। विकल्प आपके सामने है और प्रश्न भी दिख रहा है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला और दूसरा, हसन और हुसैन। आगे बढ़ते हैं। 399 नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि जहांगीर के संदर्भ में, यहां तक अकबर की बात हो रही थी, अब शहजादे सलीम की चर्चा होगी और उसमें उनका जो वास्तविक नाम था वो सलीम था, लेकिन बाद में ये जहांगीर की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठते हैं। तो जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रथम शिक्षक जो थे उनका नाम शेख मुबारक था। काबुल युद्ध में एक सैन्य टुकड़ी का स्वतंत्र रूप से इन्होंने नेतृत्व किया था और इस समय इनकी जो आयु थी वो 14 साल की थी। इनका पहला विवाह, मतलब पहली बार जो इनकी शादी हुई थी वो मान बाई से हुई थी। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। जो 4 कथन दिए हैं कौन सा ठीक होगा, ये आपको पहचान करनी है, बताइए। और इसके आधार पे इसका सी वाला विकल्प होगा, मतलब पहला और चौथा। दूसरा, तीसरा गलत है, ऐसा कहा गया है। तो आइए देखते हैं क्यों। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। पिता अकबर और माता मरियम उजानी थी, जिन्हें कि मरियम उजेमानी भी कहा जाता था। इनके जो पहले शिक्षक थे वो बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि पहले शिक्षक शेख मुबारक थे, ये गलत है। इसके बाद इनका पहला विवाह अंबर के राजा भगवान दास की बेटी और राजा मान सिंह की बहन मान बाई के साथ हुआ था 1585 में। तो मान बाई के साथ जो विवाह वाली बात है, मतलब चौथा वाला कथन, वो ठीक है। और देखिए, काबुल युद्ध में एक सैन्य टुकड़ी का स्वतंत्र नेतृत्व इन्होंने किया था। इस समय इनकी जो आयु थी वो 12 साल की थी, न कि 14 साल। तो आयु गलत दिया है, इसलिए तीसरा वाला भी गलत हो जाता है। तो इसमें सही कौन कौन सा है, पहला और चौथा, मतलब इसका सी वाला विकल्प हम चुनते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 400 को देखिए। सलीम के राज्याभिषेक, मतलब जहांगीर के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की मृत्यु के बाद 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के एक दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है।
इसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी या बादशाह गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। राज्याभिषेक के समय इसने किसी धर्मोपदेश को सम्मिलित नहीं किया था, मतलब किसी भी धर्म संबंधी उपदेश को उसमें स्थान नहीं दिया था। जहांगीर ने स्वयं के हाथों से मुकुट को अपने सिर पर रखकर खुतबा पढ़ा और सिक्के जारी किए। ये कुछ बातें हैं जो कि सलीम के राज्याभिषेक के बारे में कही गई हैं। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। विकल्प और कथन दोनों आपके सामने हैं, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी ठीक है, ये सभी बातें सही हैं। इसे आप देख लीजिए। इसकी जो उपाधि थी उसे देखिए कितनी लंबी है, नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और ऐसी ही लंबी लंबी उपाधियां मुगल बादशाह धारण करते थे। औरंगजेब की भी उपाधि काफ़ी लंबी थी, ऐसे ही शाहजहां की भी काफ़ी लंबी थी। तो यहाँ तक हमने 400 प्रश्नों पर चर्चा की। अभी एक शतक और बच गया है, मतलब 100 प्रश्नों की यात्रा अभी बची हुई है, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में होगी। इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।